दैट्स द मेन डेफिनेशन ऑफ ओपन सोर्स। लड़ाई करना। नेक्स्ट स्लाइड। अनमगा नेक्स्ट स्लाइड। अनमगान इससे भी आगे आई करना। थिंक मैं स्लाइड मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता ओके ओके गुड सर। हूँ। So Mahad, we are also recording. ओके बेस्ट। मुझे बताएं कि स्क्रीन शेयर हो रही है। Yes. ओके, तो हमें ये पता चल गया कि ओपन सोर्स है क्या। हमने इसकी मिथ बस्ट कर ली और हमने समझ लिया कि व्हाट इज बेसिकली ओपन सोर्स। इसके अलावा ओपन सोर्स हमारी ज़िंदगी का एक मेजर हिस्सा बन चुका है। आज जो हम टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं उसके बैक एंड पे ओपन सोर्स ही उसे पावर कर रहा है। हमारे पास जो बेसिकली हम फ़ोन यूज़ करते हैं वो ओपन सोर्स है। हमने कभी ये बात नोट की है कि एंड्रॉयड के इतने ज़्यादा वर्जन्स हैं, बल्कि एंड्रॉयड के तो बेतहाशा वर्जन है। लेकिन इसके अलावा जो आईफ़ोन है उसका सिर्फ़ एक ही वर्जन है जो एप्पल रिलीज़ करता है। क्यों? क्योंकि एंड्रॉयड ओपन सोर्स है। हम जाके देख सकते हैं कि एंड्रॉयड बेसिकली बैकएंड पे काम कैसे कर रहा है। हमारे जो डेटाबेसेस हैं वो ओपन सोर्स हैं। हमारे जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं वो ओपन सोर्स हैं। हमारी जो हर एप्लीकेशन का ओपन सोर्स वर्जन मौजूद है। फोटोशॉप का ओपन सोर्स वर्जन मौजूद है। ब्लेंडर जो एक 3D सॉफ्टवेयर है, ये एक इंडस्ट्री लीडिंग सॉफ्टवेयर है जो हम 3D मॉडलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये भी ओपन सोर्स है। सो हमारी हर फील्ड में, हर लाइफ में ओपन सोर्स हमारे पास है। अब इसके अलावा जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हमारे पास डाटा साइंस के मॉडल्स आ रहे हैं, चैट जीपीटी आ रहा है और गूगल का बार्ड आ रहा है। तो इसी दौर में हमारे पास ओपन सोर्स मशीन लर्निंग मॉडल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम उन मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं अपने कस्टम डाटा पे और उन्हें फ्रीली यूज़ कर सकते हैं बगैर कोई पैसे दिए। हमें इसके लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर हम देखें जो GPT-4 है वो उनका पेड वर्ज़न है, हमें उसके लिए पे करना पड़ता है। इसी के सिलसिले में मेटा ने जो पहले फेसबुक थी और ओपन एआई के कुछ ओपन सोर्स वर्ज़न है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। और एज़ अ स्टूडेंट ये एक बहुत अमेज़िंग चीज़ है, क्योंकि हमारे पास वो बड़े-बड़े रिसोर्सेज़ नहीं होते जो इन बड़ी कंपनीज़ के पास होते हैं। और ओपन सोर्स और इन मॉडल्स की वजह से हम उन बड़ी टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस कर सकते हैं, हम चीज़ें सीख सकते हैं। सो अगर आप डेटा साइंस स्टूडेंट हैं या आप कोई भी सीएस के स्टूडेंट हैं, तो आप इन मॉडल्स को जाएँ, एक्सप्लोर करें, इन्हें अपनी एप्लीकेशंस में यूज़ करें और कम्युनिटी का बेनिफिट करें। ओके, सो हमने देख लिया कि ओपन सोर्स है क्या और ओपन सोर्स हमारी लाइफ को इम्पैक्ट किस तरह करते हैं। तो हम बेसिक में जाके देखेंगे कि ओपन सोर्स स्टार्ट कैसे हुआ और इसकी मेन इनोवेशन क्या थी कि कंपनीज़ क्यों ओपन सोर्स को प्रमोट करती हैं और आज हम ओपन सोर्स देख रहे हैं वो ऐसा क्यों है। इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है एमआईटी में। एमआईटी की एक एआई लैबोरेटरी थी, वहाँ पे एक स्टूडेंट काम करता था, रिचर्ड स्टॉलमैन। उसका काम बेसिकली क्या था? उसका काम बेसिक कुछ पेपर प्रिंटिंग का काम था। तो जब वो पेपर वगैरह प्रिंट करता था, तो उसके जो प्रिंटर था, उसमें इश्यू था कि वो बार-बार स्टक हो जाता था, जिसकी वजह से उनका टाइम बहुत वेस्ट होता था। सो रिचर्ड स्टॉलमैन ने क्या किया, उसके पास उस प्रिंटर का सोर्स कोड था, उसने उस सोर्स कोड में चेंज किया और उसने ये कंडीशन लगा दी कि जब भी ये प्रिंटर स्टक हो, तो हमें नोटिफ़ाई कर दे। अब जब उन्हें नोटिफ़ाई कर देगा, वो जाके दोबारा उसे ठीक कर देंगे। कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा और बाद में जाके वो प्रिंटर खराब हो गया। रिचर्ड स्टॉलमैन ने क्या किया, उन्होंने एक नया प्रिंटर इंस्टॉल करवाया और वो सही तरह चल रहा था। बट इस टाइम उस प्रिंटर में एक चीज़ डिफरेंट थी, वो क्या कि उसका सोर्स कोड रिचर्ड के पास नहीं था। तो कुछ सालों के बाद वही मसला आया जो पहले प्रिंटर में मसला था, वो बार-बार स्टक हो रहा था। रिचर्ड ने कंपनी को कॉन्टैक्ट किया कि हमें इसका सोर्स कोड चाहिए और प्रिंटर बार-बार जैम हो रहा है। तो जो कंपनी थी, उसने सोर्स कोड देने से मना कर दिया। इसके बाद रिचर्ड स्टॉलमैन को ये बात इस कदर बुरी लगी कि उन्होंने कहा कि अगर यही चीज़ चलती रही, तो पूरी जो कंप्यूटिंग इंडस्ट्री है, वो हैंडीकैप होकर रह जाएगी कुछ कंपनीज़ के। जैसे आज हम देख रहे हैं कि विंडोज़ के ऊपर टोटली मोनोपोली है माइक्रोसॉफ्ट की। उसने रिचर्ड स्टॉलमैन ने ये बात बहुत पहले ही देख ली थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा, तो जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, वो हैंडीकैप होके रह जाएगी डिफरेंट कंपनीज़ के हाथ की और हम एज़ अ स्टूडेंट ये नहीं देख सकेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी बेसिकली काम कैसे कर रही है। तो रिचर्ड ने क्या किया, रिचर्ड ने एमआईटी को छोड़ा और जो थे अपने सॉफ्टवेयर्स बनाने खुद शुरू कर दिए जो कि बिल्कुल ओपन सोर्स है। उसके बाद उसको कुछ फंडिंग वगैरह के इश्यू हुए, तो उसने एक अपनी ऑर्गनाइज़ेशन स्टार्ट कर दी जिसे आज हम फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। और आज हम जौन सी भी ओपन सोर्स की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसके बैक एंड पे फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है।
फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन बेसिकली फंडिंग इकट्ठी करती है लिनक्स के लिए, जीसीसी के लिए और बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इसके बाद रिचर्ड स्टॉलमैन ने क्या किया, रिचर्ड स्टॉलमैन ने सबसे पहले एक ईमैक्स नाम का सॉफ्टवेयर लिखा। बेसिकली ईमैक्स क्या था? ईमैक्स उस ज़माने का वीएस कोड था जिसके ज़रिए हम अपना टेक्स्ट एडिट कर सकते थे। उसके बाद रिचर्ड स्टॉलमैन ने क्या किया, उसने एक पूरी कंपाइलर्स का एक कलेक्शन बनाया जिसके ज़रिए हम अपना कोड कंपाइल कर सकते थे, जिसे आज हम जीसीसी के नाम से जानते हैं और इसका मैं कंट्रीब्यूटर हूँ। इसके बाद रिचर्ड स्टॉलमैन ने डिफरेंट डिबगर्स वगैरह बनाए और इस तरह पूरी हिस्ट्री चलती रही और आज हम जो ओपन सोर्स की हिस्ट्री देख रहे हैं, हमारे पास लिनक्स आ जाता है, सारी एंड्रॉइड आता है, तो बेसिकली इसका ओरिजिन ये था। तो दैट वाज़ द मेन फाउंडेशन कि रिचर्ड का मेन एम ये था कि कैसे हम जो एजुकेशन है उसको फ्री फॉर ऑल डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। कैसे जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो किसी एक कंपनी का हैंडीकैप बन के ना रहे, बल्कि सब उसे फ्रीली यूज़ करें, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करें और कम्युनिटी को पे बैक करें। हिज मेन एम वाज़ टू गिव, लर्न एंड कंट्रीब्यूट बैक टू द कम्युनिटी। सो ऐसी ही चीज़ें चलती रहीं। उसके बाद एक ऐसा सानिया हुआ जिसकी वज़ह से ओपन सोर्स की जो हिस्ट्री है वो बदल के रह गई। बेसिकली जैसे-जैसे हमारे पास इंटरनेट का राइज़ हुआ, तो हमारे पास कुछ ओपन सोर्स लाइब्रेरीज़ थी जो कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ सॉफ्टवेयर्स में यूज़ करने लगी। उनने मोस्टली जो है हमारे पास लाइब्रेरी है उसे कहते हैं ओपन एसएसएल। हम सब जब भी ब्राउज़र पे जाके google.com लिखते हैं, तो साइड पर जो एक लॉक बना हुआ आता है, वो इस लाइब्रेरी की वज़ह से बना हुआ आता है। इट टर्न्ड आउट इस लाइब्रेरी में एक बग था जिसकी वज़ह से अराउंड 3 सालों के लिए जो जो सबके कंप्यूटर्स थे वो वल्नरेबल रहे और इसकी वज़ह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। इसके बाद कंपनीज़ आईं, उन्होंने कहा ऐसा इंसिडेंट फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फाउंडेशन रखी जिसका मेन एम क्या था कि ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर्स थे, उनको फंडिंग प्रोवाइड कर सकें और जो न्यू और ब्रिलियंट माइंड्स हैं हम जैसे, उनको ओपन सोर्स में लेके आया जा सके, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट स्टूडेंट्स को भी है, कंपनीज़ को भी है। तो दैट वाज़ द मेन एम कि एक ऐसा सामने हुआ जिसकी वज़ह से पूरी ओपन सोर्स की इंडस्ट्री को और पूरी कंपनीज़ को ये एहसास हुआ कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और इसका अल्टीमेट बेनिफिट हम सबको है। ओके, तो इसके बाद कंपनीज़ ने हेवीली इन्वेस्ट शुरू कर दिया इन प्रोग्राम्स में। अब एक बात हम देखते हैं कि कंपनीज़ बेसिकली क्यों ओपन सोर्स प्रोग्राम्स में जाके फंडिंग वगैरह करती हैं। अगर हम देखें किसी भी कंपनी के पास लिमिटेड नंबर ऑफ डेवलपर्स होते हैं, चाहे वो 100 होंगे, चाहे वो 200 होंगे, चाहे वो 1000 होंगे, चाहे वो 50,000 होंगे, लेकिन वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ डेवलपर्स हैं। बट अगर वो उनका सॉफ्टवेयर वो ओपन सोर्स होगा, तो जो उनके डेवलपर्स हैं, वो पूरी दुनिया से आ सकते हैं। पूरी दुनिया से आकर जो स्टूडेंट्स जो सीख रहे हैं, जो इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स जो काम कर रहे हैं और जो नॉर्मल हॉबीस्ट हैं, जो कि उस सॉफ्टवेयर को अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, वो उसमें आके कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, उसमें नए फीचर्स ऐड कर सकेंगे। तो कंपनीज़ को फ्री में डेवलपर्स मिल रहे हैं जो कि उनके एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं। इसी वजह से जो कंपनीज़ हैं जैसे गूगल हो गया, आईबीएम हो गया और एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये ओपन सोर्स प्रोग्राम्स को क्यों प्रमोट कर रही हैं? क्योंकि उनको फ्री के डेवलपर्स मिल रहे हैं, उनको इनोवेशंस मिल रही हैं, उनको न्यू-न्यू फीचर्स मिल रहे हैं। अगर हम ये देखें कि जब देख बहुत पहले बात है, एक बैटल ऑफ ब्राउज़र्स हुआ था, जब हमारे पास ब्राउज़र्स का बेसिकली जंग हुई थी और उनमें आज हम देख रहे हैं जो क्रोम है जो है, जो सबसे टॉप पे है। क्यों? क्योंकि क्रोम ओपन सोर्स है। सो बेसिकली ओपन सोर्स प्रोग्राम्स डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। इसका मेन एम ये होता है कि हम जैसे स्टूडेंट्स को ओपन सोर्स में लेके आया जा सके। वो हमें क्या बेनिफिट देंगी, हमें जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, हम उनसे बेसिकली मेंटोरशिप लेंगे। हमारा मॉनेटरी बेनिफिट होगा, हमें पैसे मिलेंगे, हमें सर्टिफिकेट मिलेगा ऑफिशियली इन बड़ी-बड़ी प्रोग्राम से और इन द एंड हमारा जो नेटवर्क है वो बूस्ट होगा। सो ये कॉमन जो फेमस ओपन सोर्स प्रोग्राम्स हैं मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनमें टॉप ऑफ द प्रोग्राम गूगल समर ऑफ कोड है। उसके बाद आउटरीच है, एलएफएक्स मेंटोरशिप है। ये सारे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो इनमें तो सबसे जो फेमस और सबसे जो Mahad, we can hear you. क्या मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ से म्यूट हुआ था? प्रोग्राम वाली स्लाइड से। यहाँ से मैं जब म्यूट हूँ तो मुझे बता देना। अच्छा, तो श्योर। बेसिकली ये ओपन सोर्स प्रोग्राम्स होते हैं। ये हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं कि हमें आके एम्पावर करवाया जा सके, हमें आके जो ऑर्गनाइज़ेशंस जो काम कर रही हैं, उनसे नेटवर्क करवाया जा सके, ताकि हम उनके साथ काम कर सकें। तो मेरा जो टॉप ऑफ द प्रोग्राम है, वो गूगल समर ऑफ कोड है और सबसे पुराना है, इसकी वजह से सबसे प्रेस्टीजियस है। और मैं एक मिथ बस्ट करता चलूँ कि ये जो प्रोग्राम है, ये बिगिनर्स के लिए है। इसमें आपको परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं, तो आप ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें।
चाहे आप सिलेक्ट होते हैं, चाहे आप सिलेक्ट नहीं होते, वो बात ही बात है। लेकिन इसमें आप सिर्फ़ पार्टिसिपेट करने से इतना सब कुछ सीखेंगे, जो आप किसी इंटर्नशिप वगैरह से नहीं सीख सकते। और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स और हैं, हमारे पास आउटरीच है, एलएफएक्स है, एमएलएच है, आप सब जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है गूगल समर ऑफ कोड। बेसिकली गूगल समर ऑफ कोड को गूगल बैक करता है और इसकी हिस्ट्री में पता चलूँ ताकि हमारे पास इसकी मेन मोटिवेशन का पता हो, कि जो आज जो प्रोग्राम पिछले अराउंड 20 सालों से चल रहा है, वो क्यों चल रहा है। गूगल के जो 2 फाउंडर्स थे, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, उन्होंने ये बात को रियलाइज़ किया कि हम जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल स्टफ है। उनको इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं मिलता, उन्हें रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए नहीं मिलता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, जिससे वो स्टूडेंट्स को जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें दिखा सकें, उन पे वो काम कर सकें अपनी गर्मियों की छुट्टियों में। और इन द एंड उनको बेनिफिट क्या होगा, उनको गूगल मॉनेटरी बेनिफिट देगा, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा गूगल की तरफ से और उनको जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जो कि उस प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं, उनके साथ वो काम कर सकेंगे और अगर उन्होंने सही काम किया, तो वहीं से वो लोग उन्हें हायर कर लेते हैं। तो दैट वाज़ बेसिकली गूगल समर ऑफ कोड। ये बेसिकली जो न्यू कंट्रीब्यूटर्स हैं, उनको आशना करवाता है ओपन सोर्स से और उसमें उनको कंपनीज़ के साथ बेसिकली रिलेट करवाता है और उनको रियल लाइफ़ जो कि टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल्स होते हैं, हमें अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाए जाते, तो उन्हें वो सिखाए जाते हैं इस प्रोग्राम में। ओके, तो इसमें हमारे पास बेसिकली मैं आपको इसका वर्कफ़्लो बताता चलूँ, इसका वर्कफ़्लो क्या होता है। बेसिकली अभी हमारे पास जो अभी इस फ़रवरी में और जनवरी-फ़रवरी में हमारे पास जो होती हैं कंपनीज़, वो जाती हैं गूगल के पास, अपने प्रोजेक्ट्स लिस्ट करती हैं। इसके बाद हमारे पास अराउंड फ़रवरी में जो-जो सी कंपनीज़ एक्सेप्ट हो जाती हैं, वो गूगल अपनी वेबसाइट पर जाके लिस्ट कर देता है। हम वहाँ जाके देख सकते हैं कि कौन-कौन सी कंपनीज़ वहाँ जाके लिस्ट हुई हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाके अपने इंटरेस्ट के लिहाज़ से उस कंपनीज़ में जाते हैं स्टूडेंट्स, उस कंपनीज़ में जाके देखते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लिस्ट हुए होते हैं। प्रोजेक्ट्स बेसिकली कि उन्होंने किस चीज़ पे काम करना है, कौन से फीचर पे काम करना है। वो जाके देखते हैं, उसके बाद उन्हें जौन-सा प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, उस पे वो प्रपोज़ल लिखना स्टार्ट करते हैं। इस साल वो अराउंड 18 मार्च से उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी प्रपोज़ल लिखने की, 18 मार्च से। तो उसपे हम जाके देखते हैं, हम एक प्रपोज़ल लिखते हैं, हम प्रपोज़ल को जाके जो मेंटोर्स हैं, जो कि उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, हम उनसे रिव्यू करवाते हैं और हम उसे सबमिट करवा देते हैं। इस बार जो डेडलाइन है वो अप्रैल 2 है। इसके बाद जो वो कंपनीज़ होंगी, वो जो हमारे जो होंगी प्रपोज़ल, उसको रिव्यू करेंगी और देखेंगी कि क्या ये प्रपोज़ल सही तरह मैच करता है, क्या जो ये डेवलपर है, इसे पता है कि इसने क्या काम करना है। अगर उन्हें लगता है कि ये डेवलपर सही काम करेगा, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगी। उसके बाद फिर हमारा कोडिंग पीरियड स्टार्ट होता है। हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एज़ अ कंप्लीट बिगिनर चीज़ें सीख सकते हैं अगर आपको चीज़ नहीं आती और कैसे आप अपने जो चांस है वो बढ़ा सकते हैं सिलेक्ट होने के लिए। तो दैट वाज़ द मेन वर्कफ्लो ऑफ जीसोक। इसका हमने टाइमलाइन भी डिस्कस कर लिया। ये आप जाके गूगल में लिखेंगे जीसोक टाइमलाइन, तो आपके पास एक वेब पेज खुल जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं सारे टाइमलाइन। ओके, बेसिकली इसके कुछ एलिजिबिलिटी हैं, आपको ये सब हम सब इसी को टिक मार्क करते हैं। हम सब 18 इयर्स प्लस हैं, हमारे पास बिगिनर ओपन सोर्स में, हम यूएस में नहीं रहते और हम बेसिकली जीसोक में एक बंदा 2 बार सिलेक्ट हो सकता है। तो हम एक बार भी सिलेक्ट नहीं हुए तो हम इसमें एक बार ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ओके। सो हमने देख लिया कि बेसिकली जीसॉक काम कैसे करता है, इसकी बेसिक वर्कफ्लो कैसे होता है। डेवलपर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वो प्रोजेक्ट्स देखते हैं और उस प्रोजेक्ट के लिहाज से वो एक प्रपोज़ल बनाते हैं। प्रपोज़ल में बेसिकली वो क्या लिखते हैं, वो ये लिखते हैं कि उन्हें जो प्रोजेक्ट है वो समझ आ गया। उन्होंने इस बेसिकली ये 3 से 4 मंथ चलता है और वो इस कौन से मंथ में, कौन से प्रोजेक्ट पे, कौन से टाइमलाइन पे काम करेंगे, वो डिस्कस करते हैं और हम प्रपोज़ल में बेसिकली अपना सारा रोड मैप लिखते हैं कि हमने इस इश्यू को किस तरह सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे अपना प्रपोज़ल लिखेंगे, कैसे कंपनी सिलेक्ट करेंगे, कैसे स्किल्स सीखेंगे और कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे। सो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस जो मैंने यूज़ की थी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, फाइंड योर पैशन। ये वो चीज़ है जिसे मोस्टली लोग मिस कर देते हैं और इसकी वजह से अगर आपकी ये चीज़ ही सही नहीं है तो आगे आपका 99% काम सही नहीं होता। अगर आपकी ये चीज़ सही है, तो बाकी आप हर चीज़ खुद ब खुद सीख सकते हैं, आपको कोई इश्यू नहीं होगा। फाइंड योर पैशन। बेसिकली ओपन सोर्स आज इसी वजह से कामयाब हुआ है क्योंकि उससे जो लोग रियली इंटरेस्टेड थे उस टेक्नोलॉजी में, इसी वजह से जो प्रोग्राम आज चल रहे हैं वो उन लोगों की वजह से चल रहे हैं जो कि रियली इंटरेस्टेड थे उस स्पेसिफिक प्रोग्राम में। सो आप लोगों ने अपना पैशन ढूँढना है। अब आप कुछ लोग ये कहेंगे हमारा तो कोई पैशन ही नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ। हर बंदे का कोई ना कोई पैशन होता है। इन माय केस हर बंदे को गेमिंग में इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग होते हैं वो मूवीज़ देखते हैं, उनको मूवीज़ में इंटरेस्ट है। कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, कुछ लोगों का गेमिंग में इंटरेस्ट है और कुछ लोगों का
नेटफ्लिक्स या मूवीज देखने में इंटरेस्ट है, तो हमने क्या करना है, हमने बस ये देखना है कि किस तरह हमारा जो ये इंटरेस्ट है वो ओवरलैप कर रहा है टेक्नोलॉजी के साथ। अगर मैं कोई एग्जांपल दूँ, जैसे कोई एक बंदा है, उसका इंटरेस्ट है डिज़ाइन मेकिंग में, कैलीग्राफी में या इन जनरल यूआई यूएक्स में, तो वो क्या कर सकता है, वो देख सकता है कि कौन से सॉफ्टवेयर्स वो डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं। तो जाके अगर वो सॉफ्टवेयर्स ओपन सोर्स हैं, जाके वो उनको एनहांस कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपने ये देखना है कि आपका पैशन क्या है। अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देना चलूँ, मेरा पैशन था कि किस तरह कंप्यूटर्स काम करती हैं, बेसिकली किस तरह जो हमारी लैंग्वेजेज़ है वो काम करती हैं और कैसे जो कंप्यूटर ये इंटेलिजेंस शो करता है वो बैकएंड पे कैसे करता है। तो मेरा मेन एम ये था, बेसिकली लैंग्वेजेस कैसे काम करती है, हाउ कंप्यूटर्स वर्क। तो मैंने इसी पे रिसर्च करना स्टार्ट की, मैंने लैंग्वेजेस देखी, लैंग्वेजेस कैसे काम करते हैं, कैसे कंपाइलर्स काम करते हैं, कैसे जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वो बैकएंड पे किस तरह कंपाइल होती हैं, जैसे बाइनरी में। तो मैंने इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी वजह से मैंने जीसीसी सिलेक्ट किया और मैं उसमें सक्सेसफुली सिलेक्ट हो गया। तो सबसे पहली बात, आप लोगों ने अपना पैशन ढूँढना है। वो पैशन आप कैसे ढूँढेंगे? आपने ये सवाल अपने आप से पूछे, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बगैर किसी टाइम बाउंड के कर सकते हैं? अगर हम अपनी एग्ज़ाम्पल करें, हम कुछ मूवीज़ हैं जो बगैर किसी टाइम बाउंड के देख रहे होते हैं। हम कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम बगैर किसी वक़्त की लिमिट के कर रहे होते हैं। हमने वो चीज़ देखनी है। हमने वो चीज़ देखनी है जो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है। लाइक जिसकी वज़ह से हम बेसिकली खुश होते हैं, जो हमें करके सुकून मिलता है। हमने वो चीज़ देखनी है जो हम बगैर किसी बेनिफिट के कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो क्या है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने आप को 2 से 3 साल बाद पे काम करता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको डिसाइड करने में टाइम भी लग सकता है, लेकिन अगर आपने ये एक बार डिसाइड कर लिया, तो आपके लिए बाकी सारी चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी। तो आपने अपना पैशन ढूँढना है कि किस चीज़ में आपका रियली इंटरेस्ट है। ओके। अब आपने अपना पैशन ढूँढ लिया कि आपका किस चीज़ में रियली इंटरेस्ट है, आपको मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, आपका वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, कि आपका बेसिकली यूआई यूएक्स में इंटरेस्ट है। तो आपने वो इंटरेस्ट ढूँढ लिया, अब आपने उसको ओवरलैप करना है टेक्नोलॉजी के साथ। अब आप टेक्नोलॉजी से इंटरैक्ट या ओवरलैप कैसे कर सकेंगे? तो द पहली चीज़, आप जो प्रोग्राम्स अपनी रियल लाइफ़ में यूज़ कर रहे हैं, आप उन्हीं को जाके एनहांस करना स्टार्ट कर दें। इन माय केस मेरा काम था मोस्टली सी और सी प्लस प्लस में। मैंने कहा चलो क्यों ना जाके इनके जो प्रोग्राम्स हैं, जो कंपाइलर्स हैं, उनको जाके एनहांस कर सकें। इसके अलावा मैंने सोचा कि जो ब्राउज़र्स हैं, ये बैकएंड पे काम कैसे कर रहे हैं। तो मैंने जाके जो क्रोमियम है, मैंने उसमें भी काम किया हुआ है। लाइक बैकएंड पे जो क्रोम का ओपन सोर्स वर्ज़न क्रोमियम, मैंने उसपे भी काम किया हुआ है। इसके अलावा मेरा ये इंटरेस्ट था कि बेसिकली पाइथन लैंग्वेज वो काम कैसे करती है। मैंने पाइथन में भी काम किया हुआ है। बेसिकली पाइथन कैसे काम करती है। तो आपको इसमें भी इंटरेस्ट है, आप जाके उसका ओपन सोर्स वर्ज़न ढूँढें और उसमें कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दें। अगर आपको वो नहीं मिलता, तो आप क्या करें, आप जीसो की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे अराउंड 200 कंपनीज़ लिस्ट हैं और वो बेसिकली हर फील्ड में काम करती हैं। आप जाके देखें कि कौन-कौन सी जो कंपनी है वो आपके इंटरेस्ट के साथ मैच कर रही हैं। आप उनको शॉर्टलिस्ट करें और उनके आप प्रोजेक्ट्स देखना स्टार्ट कर दें। सो हमने ये बात डिस्कस कर ली कि आप बेसिकली राइट प्रोजेक्ट कैसे ढूँढेंगे। आप उन चीज़ों पे काम करें जिनको आप रियल लाइफ़ में यूज़ कर रहे हैं। वो चीज़ें पे आप काम करें जिसका कम्युनिटी पे इम्पैक्ट है और ये वो चीज़ है जो आपने सही तरह सेलेक्ट करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, वरना आप नहीं सक्सेसफुल होंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहली वेबसाइट आती है गूगल समर ऑफ कोड, जिसके लिए ये हमारे पास प्रोग्राम है, जिसके लिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल समर ऑफ कोड के अलावा देखते हैं तो हमारे पास कुछ और कंपनीज़ हैं, जो कि गूगल समर ऑफ कोड में नहीं आती, लेकिन आप उनको इन वेबसाइट के ज़रिए ट्रैक कर सकते हैं। वो अप फॉर ग्रैब्स है, फर्स्ट टाइमर्स है, हैकटोबर फेस्ट का हम सबको पता है। तो ये वो ऑर्गनाइज़ेशन है जिनसे हम जाके जीसो के बगैर जाके हम देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि हम अभी भी वो सारे बेनिफिट्स, वो सारे फ़ायदे ले सकते हैं जो कि एक जीसोक स्टूडेंट को होते हैं। जीसोक बेसिकली आपको बस हेल्प करता है आपको एक सर्टिफ़िकेट लेने में और आपको मॉनेटरी बेनिफिट में। बाकी हम अभी जाके वो सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। वो सारी मेंटोरशिप ले सकते हैं जो कि एक जीसोक स्टूडेंट को होते हैं। आप अभी भी जाके किसी भी जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, आप जाके उसमें कोई भी चीज़ पूछेंगे, तो वहाँ पे जो डेवलपर्स हैं वो मोर देन हैप्पी होंगे कि आपकी किसी भी क्वेरी का आंसर करें। सो आपने जीसोक के साथ स्टिक होके नहीं रहना, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो जीसोक में आती है, चाहे वो नहीं आती, चाहे आप उसमें कंट्रीब्यूट करें। लेकिन अगर आपने अपना जो रिज़्यूमे उसको एनहांस करना है, तो डू अप्लाई फॉर गूगल समर ऑफ कोड। ओके, तो अभी हमने देख लिया कि हमने अपना पैशन ढूँढ लिया, हमने अपना पैशन के लिहाज़ से हमने अपने प्रोजेक्ट्स भी ढूँढ लिया। ये मैं आपको बेसिक वर्कफ़्लो बता रहा हूँ कि आपने किस-किस तरह एनहांस करना है और अप्रोच करना है कंपनीज़ को। जब आप अपना पैशन फाइंड कर लेंगे, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट फाइंड कर लेंगे, तो जो आपका जो कंपनीज़ का जो एक बड़ा 200 कंपनीज़ हैं, वो शॉर्टलिस्ट होके रह जाएँगी अराउंड 10 टू 15, ठीक है?
इसके बाद आपने क्या करना है, अब हर बंदे के दिमाग में ये आता है कि मैं क्या इतना स्किल हूँ कि मैं इस इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर सकता हूँ कि नहीं। इन माय केस मुझे भी ये आया था। मैंने कहा था मैंने तो अभी सिर्फ 1 या 2 साल हुए मैंने सी और सी प्लस प्लस पढ़ी है। तो मैं कैसे इस इतने बड़े कंपाइलर में काम कर सकता हूँ जिससे इतने बड़े-बड़े लोग इतने लाइक इतने टैलेंटेड पीपल आके काम कर रहे हैं। मैंने भी ये सोचा था। लेकिन हर टैलेंटेड बंदा एक वक़्त में बिगिनर होता है। तो आपने इस बात को बिल्कुल दिमाग में नहीं लाना कि आप क्या वो कर सकते हैं कंट्रीब्यूट के नहीं। यू हैव टू जस्ट स्टार्ट। ओके, बेसिकली 2 तरह के स्किल्स होते हैं जो ओपन सोर्स में रियली रियली इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ सॉफ्ट स्किल्स एंड अदर इज़ टेक्निकल स्किल्स। मैं फोकस करूँगा सॉफ्ट स्किल्स पे, क्योंकि आप चाहे बेस्ट से बेस्ट डेवलपर हो, अगर आपके सॉफ्ट स्किल्स अच्छे नहीं होंगे तो आपके उन टेक्निकल स्किल्स का कोई भी फ़ायदा नहीं है। So you have to really focus on soft skills because open source is all about soft skills. आपने सॉफ्ट स्किल्स हम बाकी बाद में आते हैं, लेकिन द मेन थिंग इज़ कि आपने जब किसी भी कंपनी के साथ इंटरैक्ट करेंगे, तो यू आर इंटरैक्टली सोल्ली ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्ट। आप सिर्फ़ टेक्स्ट की वजह से अपने आप को शो कर रहे हैं कि हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं वो बंदा हूँ जो जाके इस कम्युनिटी को पे बैक कर सकता है। तो आपने टेक्स्ट को इस तरह लिखना है कि आप किसी को ऑफेंड ना करें, आपने सही तरह आपने हेल्प लेनी है। इस बात हम बाद में डिस्कस करते हैं कि आपने किस तरह सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना है। पहले हम आएँगे टेक्निकल स्किल्स पे। तो व्हाट आर टेक्निकल स्किल्स? टेक्निकल स्किल्स बेसिकली वो होते हैं जो कि आप उस प्रोजेक्ट पे आके बेसिकली काम कर रहे होते हैं। कि इस पे मैं बेसिक बात बता चलूँ कि आपको कोई भी एडवांस नॉलेज एडवांस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस उस लैंग्वेज के बेसिक्स आने चाहिए जिस लैंग्वेज में वो प्रोजेक्ट बना हुआ है। बाकी सारी चीज़ें आप ऑन द गो सीखते चलेंगे। इसके बाद द नॉलेज ऑफ गिट एंड गिटहब इज़ अ प्लस। आपको एज़ अ बिगिनर कोई भी लाइक चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उस लैंग्वेज के बेसिक्स आने चाहिए। आप रेडी टू गो हैं उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, आपने अपना पैशन ढूँढ लिया, आपने उसके लिहाज़ से प्रोजेक्ट भी ढूँढ लिया, आपने अपने स्किल्स को आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि हाँ, ये स्किल्स मेरे पास है, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकता हूँ। आपको बेसिक स्किल्स भी पता है। उसके बाद आपने देख लिया कि हाँ, इस प्रोजेक्ट पे लेट्स से मैं अपनी बात करूँ तो मैं कंपाइलर्स पे काम कर रहा था। कंपाइलर्स मोस्टली सी और सी प्लस प्लस में लिखे होते हैं। तो मुझे सी और सी प्लस प्लस आती थी, मैंने जाके देखना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इसके बाद मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देता चलूँ, जब मैंने जाके उसका जो सोर्स कोड होता है, वो मैंने जब देखना शुरू किया तो देयर आर थाउज़ेंड्स ऑफ फाइल्स। जब मैंने पहले दिन देखा तो आई वाज़ कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड कि इतनी ज़्यादा फाइल्स हैं, मैं इनमें क्या करूँगा? पहले तो मैं देखता रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आई। लेकिन अराउंड जब 1 हफ्ता गुज़रा तो मैंने कहा क्यों ना इसे स्टार्ट किया जाए। तो बाद में मुझे पता चला कि मेरे पास कुछ स्किल्स हैं, जो मुझे सीखने की ज़रूरत है। तो मैं वो नहीं सीखूँगा तो मैं इसमें काम नहीं कर सकता। अब एज़ अ बिगिनर हमारे पास स्किल्स नहीं होते, चाहे आप जितनी मर्ज़ी एडवांस हो, आपको वो स्किल्स नहीं होंगे। तो ओपन सोर्स का मेन एम यही है कि हम सीख सकें और कम्युनिटी को पे बैक कर सकें। तो हम वो स्किल्स कहाँ से सीखेंगे? ओके, तो द बेस्ट वेबसाइट इज़ क्लास सेंट्रल। क्लास सेंट्रल वो वेबसाइट है जो आपको डिफरेंट वेबसाइट से लाके कोर्सेज़ देती है। अब जाके इसमें वेब डेवलपमेंट लिखेंगे, ये आपको डिफरेंट वेबसाइट से लाके कोर्सेज़ लिस्ट डाउन कर देंगी कि हाँ, ये वाला कोर्स इस वेबसाइट पे पड़ा है, आप जाके यहाँ से सीख सकते हैं। और मैं एक मिथ बस्ट बस्ट कर चलूँ कि आपको कोई भी चीज़ सीखने के लिए किसी को भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप हर चीज़ फ्री में सीख सकते हैं। यू जस्ट हैव टू बी हंग्री अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स। ओके, तो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेबसाइट इज़ क्लास सेंट्रल। यहाँ पे आप जाके कुछ भी लिखेंगे, तो आपको जाके वेबसाइट से लाके कोर्सेज़ लाके दे देगी। इसके बाद हमारे पास एडेक्स आता है, coursera आता है, यूडेमी आता है और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ यूट्यूब। आप जाके यूट्यूब से कुछ भी सीख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं एक बात और बताता चलूँ कि जितनी भी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम वहाँ से जाके फ्री में कोर्सेज़ ले सकते हैं। अगर हमने एआई सीखना है तो हमारे पास CS50 और स्टैनफोर्ड का कोर्सेज़ हम वहाँ से जाके देख सकते हैं। हम अगर हमने वेब डेवलपमेंट सीखनी है, हमारे पास एमआईटी के कोर्सेज़ फ्री में पड़े हुए हैं, फ्री में उनके पास वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, हम जाके देख सकते हैं। तो हर चीज़ फ्री में पड़ी हुई है यूट्यूब पे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे। बस किस चीज़ की कमी है? एक हंगर की, हमने जाके बस सीखना है। जैसे मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि जितने भी अच्छे टीचर्स हैं, उनका मोस्टली जो वो अपना कंटेंट है वो यूट्यूब पे डाल रहे होते हैं। अगर हम फ़ाज़ पेशावर की बात करें, वहाँ हमारे पास रिक्लूस आल्सो नोन एज़ प्रोफेसर नमान, उनके भी कोर्सेज़ यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो इसी तरह जो बेस्ट टीचर्स होते हैं, वो अपने जो कोर्सेज़ हैं वो यूट्यूब पे डालते हैं। सो डू चेक देम आउट। हमारे पास ये कोर्सेज़ भी हैं। इनमें मैं एक जो वेबसाइट है साइट्स पे लिखी हुई है, सीएस डू इट योरसेल्फ डॉट विकी। आप यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ लिखे हुए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और इससे टॉप यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स में बनाया होता है। सो आपको उनको डाउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके।
तो हमने सबसे पहले देख लिया, आपने अपना पैशन ढूँढ लिया, आपने प्रोजेक्ट ढूँढ लिए, आपने स्किल्स सीखने थे, आप स्किल्स भी इन चीज़ों के ज़रिए सीख लेंगे। इसके बाद हम आते हैं सॉफ्ट स्किल्स पे और हम अपना पहला कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे। यस, सॉफ्ट स्किल्स। अब बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स वो हैं जो कि आपका जो प्रोग्राम है उसे बना भी सकते हैं, उसे बिगाड़ भी सकते हैं। सो बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स का मतलब ये है कि आपने ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट आपने अपने आप को शो करना है कि हाँ, मैं इसके अंदर कैपेबल हूँ, मैं इसके अंदर टैलेंटेड हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि आपने जो कोई भी आंसर है, आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही, आपने उसका आंसर खुद ढूँढना है। आपने गूगल करना है, आपने स्टैक ओवरफ्लो पे ढूँढना है और आजकल तो ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो चुके हैं, जितने बड़े-बड़े एलएलएम मॉडल्स आ गए हैं। आप चैटजीपीटी से कह लें, आप बार्ड से कह लें, तो वो आपको मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आपको बता देते हैं। सो आपने सबसे पहली बात, आपने मेंटोर्स को छोटी-छोटी बातों पे तंग नहीं करना। आपने जो डेवलपर्स हैं उनको मोस्टली छोटी-छोटी चीज़ों पे तंग नहीं करना। आपने मोस्टली जो आंसर्स हैं, वो आपने खुद ढूँढने हैं। और मोस्टली जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, उनका बहुत अच्छा एक सेक्शन होता है कि आपने किस तरह इस प्रोजेक्ट को सेटअप करना है लोकली अपनी मशीन पे और किस तरह आपने लाइक पैचेज़ हैं, आपने भेजने हैं। इसके बाद लेट्स से आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं इस पे बात कैसे करूँ? तो इसके बाद आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे, तो मेक इट ईज़ी टू रिप्लाई। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि लेट्स से आप कोई कोड कंपाइल कर रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं अपनी लोकल मशीन पे, तो वो सही तरह बिल्ड नहीं हो रहा, वो कोई एरर दे रहा है। तो आप क्या करें, आपने वो एरर पकड़ा, पूरा कॉपी किया और आपने जाके मेंटोर के चैट बॉक्स में पेस्ट कर दिया पूरा का पूरा, कि इससे आंसर तो ये क्यों नहीं पेस्ट हो रहा। अगर आप मेंटोर को अपनी जगह रख के देखें, तो आप कभी भी उसे रिप्लाई नहीं करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने अपने क्वेश्चन है उनको स्मॉल-स्मॉल चंक्स में जाके पोस्ट करना है, ताकि हर किसी के लिए वो ईज़ी टू आंसर हो। इसके बाद ओपन सोर्स में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने कभी भी किसी को भी डीएम नहीं करना। आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप वो मेलिंग लिस्ट में पूछें जो सबके पास एक्सेसिबल है। इसका फ़ायदा क्या होगा बेसिकली, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, आप इस चीज़ पे काम कर रहे हो। तो दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि हर कोई आके आपका आंसर का जवाब दे सकेगा। तो तीसरा फ़ायदा क्या होगा कि जो डेवलपर्स होंगे, जो कि उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, उससे पता चलेगा कि हाँ, ये बंदा कम्युनिटी के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, ये बंदा सिर्फ़ और सिर्फ़ जी-सॉ के लिए नहीं आया, ये बंदा सही वाला डेवलपर है। तो इसके बाद हमने स्पैम नहीं करना मेंटोर्स को, हमने जो सारी चीज़ें हमने लाइक जो बेसिक सेटअप है, हमने वो खुद ब खुद करना है। ओके, तो दैट वाज़ द मेन थिंग और अगर आपने लाइक ये वो चीज़ थी जो मैं लैक करता था। मेरे टेक्निकल स्किल्स अच्छे थे, मेरे सॉफ्ट स्किल्स इतने अच्छे नहीं थे। इन पे मैंने काम किया और ये बहुत ईज़िली आप बना सकते हैं। इसके लिए मैं एक ब्लॉग रेफ़र करूँगा। आप ये ब्लॉग पढ़ लेंगे तो आपको मोस्ट कॉमन गलतियाँ पता लग जाएँगी कि जो आम लोग करते हैं और ये लंबा ब्लॉग है, इस वजह से मैंने सिर्फ़ उनकी मेन पॉइंट जहाँ पे डिस्कस किए, मैंने सारे पॉइंट डिस्कस नहीं किए। वो ये वेबसाइट है, नीचे लिखी हुई है। आप यहाँ पे जाके ब्लॉग है, वो आप पढ़ सकते हैं। ओके। और आपने बेसिकली आपने ठीक है, आपने अपना इंटरेस्ट ढूँढ लिया, आपने उसके लिहाज़ से कंपनी ढूँढ ली, आपने स्किल्स ढूँढ लिए और आपने ये देख लिया कि आपने कॉन्टैक्ट किस तरह करना है। अब इसके बाद आप अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरह करेंगे कंपनी के साथ, तो वो हम देख लेते हैं। मैं इसमें अपनी स्टोरी बताता चलूँ। मैंने आपको बताया कि मैंने पहले 1 हफ्ते तक मैं देखता रहा, वहाँ पे थाउज़ेंड्स ऑफ फाइल्स थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो इसके बाद मैंने सोचा चलो क्यों ना कि आज बैठे हैं, तो क्यों ना इस प्रोजेक्ट को अपनी मशीन पे, अपने लैपटॉप पे मैं सेटअप क्यों ना कर लूँ। मैंने वही किया। मैंने उनकी जो इंस्ट्रक्शंस थी, मैंने वो इंस्ट्रक्शंस को मैंने पढ़ना शुरू किया और मैंने जो उनका सोर्स कोड था, मैंने उसको अपनी मशीन पर डाउनलोड किया। मैंने बिल्ड करना स्टार्ट किया। अच्छा, जब मैं बिल्ड कर रहा था तो मेरा वो बिल्ड सही नहीं हो रहा था, वो एक एरर दे रहा था। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये क्यों नहीं बिल्ड हो रहा? तो मैंने मैंने काफ़ी ट्राई किया तो वो नहीं हुआ, तो मैं बंद करके चला गया। मैं अगले दिन आया, मैंने फिर वही ट्राई किया, फिर से वही एरर आ रहा था, फिर से वो सॉल्व नहीं हुआ। इट टर्न्ड आउट मैं 2 से 3 दिन उसी चीज़ पे काम करता रहा, लेकिन वो चीज़ सॉल्व नहीं हुई। तो मैंने कहा 2 से 3 दिन मैं काम करता रहा हूँ तो उसमें मेरी गलती नहीं होगी, लाइक उनकी ही डॉक्यूमेंटेशन में कोई ना कोई मसला होगा। इट टर्न्ड आउट कि उन्हीं की ही डॉक्यूमेंटेशन में कोई ना कोई मसला था। तो मैंने उस इश्यू के बारे में सर्च किया, मैंने उनकी पिछली डिस्कशंस पढ़ी, मैंने गूगल पे सर्च किया और मैंने उस जो डॉक्यूमेंटेशन थी मैंने उसको इम्प्रूव किया। मैंने एक बेसिकली वहाँ पे एक फ्लैग मिसिंग था, मैंने उस फ्लैग को जाके ऐड कर दिया और वो पूरा का पूरा कोड सही तरह कंपाइल हो गया और मैंने उस पुल रिक्वेस्ट के ज़रिए, मैंने उस पैच के ज़रिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। इसका बेसिकली फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि डेवलपर को कि ये बंदा सिर्फ़ और सिर्फ़ घीसो के लिए नहीं आया, ये बंदा सही तरह काम करने के लिए आया है, इस बंदे को सेटअप का पता है। आप अगर आपने जाके किसी भी कंपनी के साथ इंटरैक्ट करना है, तो ट्राई टू लोकली सेट अप एवरीथिंग। उसके बाद आप किसी फीचर पे काम करना स्टार्ट कर दें और एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि मैं इस फीचर पे काम कर रहा हूँ, तो इस फीचर पे पहले से काम तो नहीं कर रहा।
अगर कोई फीचर पे पहले से काम नहीं करा तो आप काम करना स्टार्ट कर दें। तो आप काम करना स्टार्ट कर दें, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप उनसे पूछ लें। तो दैट वाज़ द बेस्ट थिंग कि आप जाके देखें, आप इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दें। आपको कोई चीज़ एज़ अ बिगिनर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप बस जाएँ सिंपली, वहाँ पे मेलिंग लिस्ट होती है या फिर उनका कोई स्लैक चैनल होता है या फिर उनका डिस्कॉर्ड चैनल होता है, वहाँ पे एक मैसेज पोस्ट करें, मैं एक बिगिनर हूँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट है। आप मुझे बता दें मैं काम करना चाहता हूँ। अब वो आपको कोई ना कोई इश्यू साइन कर देंगे या आपको कोई ना कोई कोड बता देंगे, आप ये जाके इस कोड को ठीक कर दो। सो आपने सबसे पहली बात, यू हैव टू बी जस्ट प्रोएक्टिव। आपने बस जाके हेल्प लेनी है और पहले हेल्प लेने से पहले आपने सबसे पहले खुद आपने चीज़ें डिस्कस और देख लेनी है। ओके, ओके। अब आपने गुड फर्स्ट इश्यूज़ कैसे ढूँढने हैं? अब मोस्टली ना जो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन्होंने बेसिकली जो ईज़ी बग्स होते हैं ना, वो उन्होंने लिस्ट डाउन किए होते हैं ताकि वो न्यू डेवलपर्स को आके इस पे काम करने से उनका जो कॉन्फिडेंस है उनको बूस्ट किया जा सके। गिटहब पे जाके अब एक इश्यूज़ का टैब होता है, वहाँ पे गुड फर्स्ट इश्यूज़ होते हैं। अब वहाँ पे जाके उन पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको गुड फर्स्ट इश्यूज़ वहाँ से मिल जाएँगे। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो गिटहब पे नहीं होस्ट, किसी और वेबसाइट पे होस्ट है, लाइक इन माय केस जो उनके कुछ पर्सनल सर्वर्स होते हैं, लाइक गूगल का मोस्टली जो डेवलपमेंट होती है वो गेडिट पे होती है। फायरफॉक्स मोस्टली फैब्रिकेटर पे होता है। डोंट वरी, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप ऐसा-ऐसा समझ लेंगे। मोस्टली जो चीज़ें हैं वो गिटहब पे होती हैं। अगर आपको गिटहब समझ आ जाए, तो आपके लिए बाकी किसी चीज़ पे काम करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है? तो हमने ये भी देख लिया कि आपने किस तरह कम्युनिकेट करना है। हमने ये भी देख लिया कि अपना पैशन किस तरह ढूँढना है, उस पैशन के ज़रिए हम कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट करेंगे। हम कंपनीज़ में जाके हम देखेंगे हमने सबसे पहले इंटरैक्ट किस तरह करना है। हमें अगर कोई चीज़ नहीं आती, हमने देख लिया, अब हम कहाँ से सीखेंगे। हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से कोर्स हैं, हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, हम वहाँ से जाके सीख सकते हैं। इन माय केस मैंने जो कंपाइलर्स हैं वो फास्ट में पढ़ाया जाता है अराउंड 8वें सेमेस्टर में या छठे सेमेस्टर में, जो मैं अब पढ़ूँगा जाके। लेकिन मैंने अपने चौथे सेमेस्टर में काम करना स्टार्ट कर दिया था। इन दैट केस मैंने स्टैनफोर्ड का एक कोर्स लिया था। मैंने उसी से कंपाइलर्स के बारे में सीखा था। सो आपने यूनिवर्सिटी के ऊपर रिलाय नहीं करना, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इंटरेस्ट है, तो आप खुद ही उसके बारे में सीखना स्टार्ट कर दें। इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ से सीख सकते हैं। ओके, अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हाउ टू अंडरस्टैंड लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कोड बेसेस। मैंने जीसीसी की जो कोड बेस है वो 35 साल पुरानी है, 35 इयर्स ओल्ड कोड बेस। तो मैंने कैसे वो कोड बेस को समझा और मैंने उस कैसे उस कोड बेस में काम किया। अगर जितनी भी बड़ी-बड़ी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका जो कोड होता है वो अराउंड थाउज़ेंड ऑफ फाइल्स पे होता है। सो इट्स कंप्लीटली नॉर्मल कि हम उसे देख के ओवरवेल्म हो जाएँ। तो इसमें मैं एक मिथ को बस्ट करता चलूँ, जो ओपन सोर्स जो कोड होता है, दैट इज़ नो वे पॉसिबल कि हम उसे 1 मिनट में देख के समझ सकें। उसे टैलेंटेड डेवलपर्स ने ओवर द टाइम लिखा है और वो एक आम बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उसे एक ही बारी देख के समझ सके। सो आपने जब कभी कोड देखा, आपको समझ नहीं आया, तो आपने उस बात पे डिप्रेस नहीं होना, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। ओके। अब द सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आपने जब किसी भी कोड बेस पे काम कर रहे हैं, आपने उसमें बगैर किसी पर्पस के नहीं घूमना। इसका क्या मतलब है, मैं अपनी बात इसमें एक्सप्लेन करता चलूँ। इन माय केस मैंने ये एक दिन सोचा था कि मैंने ना पूरा का पूरा जीसीसी की कोड बेस मैंने समझ लेनी है, ठीक है? अब मैं एक दिन बैठा, मैंने कंपाइलर को कंपाइल किया, लाइक कंपाइलर बेसिकली सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, आप उसे भी कंपाइल करते हैं। मैंने कंपाइलर को कंपाइल किया और मैं कंपाइलर को डिबग करना स्टार्ट कर दिया कि बेसिकली कंपाइलर किस-किस तरह डिबग होता है, लाइन बाय लाइन वो किस तरह प्रोसेसिंग करता है। सो इट टर्न्ड आउट कि मैं 3 घंटे बैठा रहा, पहली फाइल पे जाता है, दूसरी फाइल पे जाता है, दूसरी से तीसरी फाइल पे, तीसरी से चौथी फाइल पे। जब मैं 5वीं फाइल पे पहुँचा तो मुझे पीछे से सारी की सारी फाइल्स का भुला हुआ था, बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है। सो एज़ अ बिगिनर ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी की पूरी कोड बेस समझ सकें। जो मेरे मेंटोर्स हैं वो अराउंड 10 साल से जीसीसी में काम कर रहे हैं और उनको भी पूरी जीसीसी की कोड बेस का नहीं पता। वो बस एक स्पेसिफिक कोड बेस में इंटरेस्ट है, अगर उनको किसी और कोड बेस में चाहिए होता है, तो वो उसके डेवलपर से कहते हैं कि हाँ, मैंने इसमें ये काम करना है, मुझे बता दो। सो एज़ अ बिगिनर आप पूरे प्रोजेक्ट को ना समझें, आपने जिस चीज़ पे काम करना है, आप सिर्फ़ उसी चीज़ तक महदूद रहें। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप सिर्फ़ उसी चीज़ तक काम करेंगे और आप बेसिकली ओवरवेल्म नहीं होंगे, आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। हमने मिथ बस्ट कर लिए कि आप उससे पूरे प्रोजेक्ट को समझ नहीं सकते। आपने जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो आपने किसी न किसी पर्पस के ज़रिए आना है। वो पर्पस कैसे ढूँढेंगे आप? वो पर्पस पहले आपने ढूँढ लिया हुआ है, जब आप अपनी कंपनी के साथ इंटरैक्ट करेंगे। वो कंपनी आपको बता देगी कि हाँ, कि आपने इस इश्यू पे काम करना है और वो इश्यू मोस्टली 1 से 2 या 3 फाइलों पे जाता है,
पूरे पूरे प्रोजेक्ट में फैला नहीं होता, वो कुछ स्पेसिफिक फाइल्स पे होता है। इन माय केस मैंने अपने पूरे जीसोक के पीरियड में मैंने सिर्फ 2 फाइल्स पे काम किया था। तो वो 2 फाइल को समझने में ही मुझे पूरे 3 महीने लग गए थे। सो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड बेस होती है, सो आपने उस पार्ट पे फोकस करना है, आपने पूरी कोड बेस पे फोकस नहीं करना। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ जो प्रोजेक्ट उस लैंग्वेज में लिखा है, आपको उस लैंग्वेज के बेसिक्स आने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वेब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स अच्छी तरह आने चाहिए। अगर आप किसी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको पाइथन के बेसिक्स अच्छी तरह आने चाहिए। अभी उसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो उन्हीं पिलर्स के ऊपर बने होते हैं। तो आपकी बेसिक्स पक्की होंगी तो आप एडवांस कॉन्सेप्ट्स इजीली सीख लेंगे। ओके, इसके बाद अगर पॉसिबल है तो आप उस प्रोजेक्ट की थ्योरी ढूँढिए। इन अगर कोई मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है, आप उस मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट की थ्योरी देख लें कि वो बेसिकली काम कैसे कर रहा है। अगर मैं अपनी बात करूँ, कंपाइलर्स की पूरी थ्योरी है। मैंने वो थ्योरी पढ़ी थी, मैं अभी तक उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए जो सी थ्योरी रिक्वायर्ड थी, मैंने वो थ्योरी पढ़ ली और मैंने काम चला लिया। अब मैं ऑन द गो जब नई चीज़ें आती हैं, तो मैं ऑन द गो उन्हें सीखता रहता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे पता चलता है, हाँ, ये चीज़ मैं सीख रहा हूँ, इसका फ़ायदा है, मैं इसे रियल वर्ल्ड में यूज़ कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं सीख रहा हूँ और बस किसी फ़ायदे के लिए नहीं सीख रहा। ओके, आपने थ्योरी समझ ली और द मोस्ट ईज़िएस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड अ कोड बेस इज़ टू यूज़ अ डिबगर इज़ टू यूज़ अ डिबगर। Dale, Matito. Obvio, lo किसी oí, का ¿qué माइक ahora? ऑन है, किसी का माइक ऑन है। ओके, तो लेट्स से आपने देख लिया कि आपने इस इश्यू पे काम करना है। अब वो इश्यू कोई ना कोई 1 या 2 फाइल से रिलेटेड होगा। अगर आपको फाइल्स नहीं मिल रही, आप मेंटोर से कहेंगे मुझे फाइल बता दें, वो आपको फाइल्स बता देंगे कि हाँ, ये फाइल्स पे जाके ये वाला काम हो रहा है। अब आप उस फाइल्स पे जाएँ, आप उस फाइल्स को किसी भी आईडीई में ओपन करें और डिबग करें कि बेसिकली वो काम कैसे कर रहा है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो ये एक ईज़ीएस्ट वे है वर्कफ़्लो समझने का कि हाँ, ये कोड काम कैसे कर रहा है, तो यूज़ डिबगर। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा था, चलो, अगर आपने कोई भी चीज़ ढूँढनी है कोड बेस के अंदर, तो आप सर्च फीचर को एफिशिएंटली यूज़ करें। इन माय केस मेरा क्या काम था जीसॉक में, मेरा काम था कि जो कंपाइलर जो आप हम सब ने कोड कंपाइल किया होगा। जब कोड कंपाइल सही तरह नहीं होता तो वो एक आपको एरर मैसेज देता है। मेरा काम यही था कि मैंने एरर मैसेज को इम्प्रूव करना है और मैंने एक स्पेसिफिक एरर कोड एमिट करना है, जो कि डेवलपर को एक वेबसाइट पे ले जाए, उसे बता दे कि हाँ, ये वेबसाइट पे जाके पूरी उस एरर की हिस्ट्री बता दे कि किस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो अब जो मेरा काम था, बेसिक मेरा काम 2 फाइलों से था, लेकिन अब मुझे वो एरर कोड डिफरेंट फाइल्स में जाके जहाँ पे वो एरर एमिट हो रहा था, वहाँ पे मुझे करना था। अब मुझे डिफरेंट फाइल्स का पता नहीं था कि हाँ, ये चीज़ इधर है, ये चीज़ इधर है, ये चीज़ इधर है। अब मैं ये डेवलपर से बार-बार जाके पूछ भी नहीं सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्च फीचर यूज़ किया। अगर आप वीएस कोड में काम करें, वीएस कोड का सर्च फीचर बहुत इम्प्रूव्ड है। अब वहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने देखना है कि लेट्स से जो वेबसाइट है, इसका ये वाला आइकन कहाँ पे बना हुआ है? लेट्स से ये क्रोस का आइकन है। आप वीएस कोड में सर्च करें क्रोस, तो आपको उस फंक्शन तक ले जाएगा। तो आपने वो सर्च फीचर से आपको वो स्पेसिफिक फंक्शन या फाइल तक ले जाएगा। इसमें मैं एक और बात एक्सप्लेन करता चलूँ, मैंने क्रोमियम में काम किया है। क्रोमियम की कोड बेस जीसीसी भी बड़ी है। तो गूगल ने बेसिकली क्या किया हुआ है, गूगल की एक वेबसाइट है search.chromium.org। आप वहाँ पे जाके पूरे जो क्रोम ब्राउज़र काम कर रहा है, आप उसका सोर्स कोड देख सकते हैं। मैंने क्या किया था, मेरा जो काम था, वो एक स्पेसिफिक बटन जाके मैंने चेंज किया था, वो क्रोम के डेवलपर टूल्स में जाके। मैंने उसको चेंज करना था, तो मुझे वो फ़ाइल मिल नहीं रही थी। तो Sorry, मैंने उस sorry to interrupt you, Mohammed. I think let's ask some questions. अगर ऑडियंस में से किसी को कुछ चीज़ पूछनी है अभी तक हुँ, कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि चैट में कुछ लोग कह रहे हैं कि they are missing some points. So I think we should ask some questions from the audience ताकि इनकी भी engagement रहे थोड़ी देर. हुँ, हुँ। गो अहेड, तो किसी को क्वेश्चन है? Anyone from the audience, if they want to ask anything regarding open source, GSOC, anything. You guys can raise your hand ताकि हमारे लिए आसानी हो. Okay, it is clear till now. Okay. ओके। Sadia, you were asking that you are missing some points. If you are still in a meeting, you can ask. If वॉइस not, इज़ I नो think we can carry on this thing.
Okay, good, Serena. ओके, तो बेसिकली आपने अगर कोई चीज़ फाइल ढूँढनी है तो आप सर्च फीचर का यूज़ करें। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसने मुझे बहुत हेल्प किया था कोड बेस Sorry, समझने sorry, में, sorry, वो आपको भी हेल्प करेगा, वो sorry. गिट ब्लेम है। बेसिकली गिट ब्लेम क्या है? गिट ब्लेम अगर आप स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करें, वो आपको ये बताएगा कि Mahak, आप ब्लेम कर जी, जी। sorry to interrupt you again. There is a one question in a chat. If you can read it. Otherwise, मैं आपके लिए पूछ प्रपोज़ल लेता हूँ. प्रपोज़ल की बात करें, हम इस पे आते हैं अभी, मेरे एंड पे ये रखा हुआ है। मैं आपके साथ अपना प्रपोज़ल भी शेयर कर दूँगा। ओके, तो गिट ब्लेम बेसिकली आपको बताता है कि एक फ़ाइल की स्पेसिफिक लाइन को किसने जाके चेंज किया था और कौन से पुल रिक्वेस्ट में जाके चेंज किया था, ठीक है? तो अगर बेसिकली अगर आपका प्रोजेक्ट गिटहब पे होस्ट है, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह जाके, आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप जाके देख सकते हैं। जी, जस्ट अ सेकंड। आई थिंक इट्स स्टक। You can play it in other tab और वो उसके बाद वो tab जो है screen share. जस्ट अ सेकंड। Hmm, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, आपने किसी भी फाइल को वीएस कोड में ओपन करेंगे, तो उसको जब आप वीएस कोड से आप उसे गिटहब पे ओपन करेंगे, तो गिटहब में एक स्पेसिफिक टैब आता है ब्लेम के नाम से। इधर जो ब्लेम का टैब है, आप इसे दबाएँगे, तो आपको साइड पे बता देगा कि ये कौन-कौन सी पुल रिक्वेस्ट में ये वाली लाइन चेंज हुई है। ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे जाके चेंज की थी। अब जब आप उसे ओपन करेंगे, तो वो आपको बता देगा कि ये वाली पैच में ये वाली लाइन चेंज की थी। और जितने भी कमिट मैसेजेस होते हैं, गिटहब में बेसिकली एक कमिट मैसेज देना होता है, जब भी आप कोई चीज़ सेव करते हैं, उस सेव में जाके वो बताते हैं कि हाँ, हमने ये चीज़ क्यों चेंज की थी, इसकी रीज़न क्या थी। जब आपको वो रीज़न पता होगी, तो आप उस फंक्शन में, उस फाइल में जाके अच्छी तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो गिट ब्लेम बेसिकली आपको जाके बताता है, उस फाइल की पूरी हिस्ट्री बता देता है कि बेसिकली वो चीज़ काम कैसे कर रही है। ओके, दैट वाज़ इट। अ, तो अभी हम सबने ये देख लिया कि आपने अपने स्किल्स कैसे देखने हैं, आपने अपनी जो कंपनीज़ है उनको शॉर्टलिस्ट कैसे करना है, आपने स्किल्स सीख लेने हैं, आपने इंटरैक्ट किस तरह करना है। अब इसके बाद ये आती है प्रिपेयरिंग योर प्रपोज़ल। कि आपने अपना जो प्रपोज़ल है, उसे किस तरह बनाना है। अब ये जो प्रपोज़ल है, ये डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट कौन-सा है। आपने अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरह समझना है, कि आपका प्रोजेक्ट बेसिकली आपसे माँग क्या रहा है। आपने उसको अच्छी तरह समझना है, आपने उसको सही तरह टाइम लगाना है, आपने अपने जो सॉल्यूशंस हैं, आपने देखना है कि हाँ, मैं इसको इस तरह सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरह सॉल्व कर सकती हूँ। आपने उसके बारे में इंटरनेट पे सर्च करना है कि प्रीवियसली किसी कोई काम इस पे हुआ है, तो आप उसके लिए उसका जो काम कर सकते हैं। अब प्रपोज़ल बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले लिख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट, कि आपको हाँ, ये प्रोजेक्ट समझ आ गया, आपने उसमें ये काम करने हैं। आपने उसके बाद बताना है कि हाँ, मैंने इस टाइमलाइन में ये चीज़ें करनी है। उसके बाद अगर आपने कोई प्रीवियस काम किया हुआ है, आप वो करेंगे। उसके बाद आप रिव्यू करवाएँगे। अब बेसिकली प्रपोज़ल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने अपना सॉल्यूशन देख के, आपने डॉक्यूमेंट में लिख के आपने रिव्यू करवाना होता है। अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़, अगर आपने रिव्यू नहीं करवाया, तो आपका जो चांस बहुत कम हो जाता है। अब बेसिकली इसमें GSOC, इसका मैं आपको बैकएंड पे एक बता चलूँ, एक ट्रिक बताता चलूँ, बेसिकली आपने अगर अपने चांस इंप्रूव करने का, वो कैसे कर सकते हैं, जो मैंने भी यूज़ किया था। GSOC 2 लोगों को फ़ायदा देता है, एक स्टूडेंट्स को और मेंटोर्स को। स्टूडेंट्स को वो मॉनेटरी बेनिफिट देता है, और जो कंपनीज़ हैं, सॉरी, कंपनीज़ को जो बेनिफिट क्या होता है, वो उनको जो न्यू कंट्रीब्यूटर्स लाके देते हैं, और उनको भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। लेकिन जो बीच का बंदा होता है मेंटोर, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलते, जिनके साथ आपने काम करना होता है। तो आपका मेन काम ये है कि आपने मेंटोर की लाइफ़ ईज़ी बनानी है। आपने मेंटोर की लाइफ़ ईज़ी किस तरह बनाएँगे, आप उसके लिए मोस्टली काम खुद कर लेंगे। आप उसकी लाइफ़ ईज़ी किस तरह करेंगे, आप जो उसका प्रोजेक्ट है, उसका आधे से ज़्यादा काम पहले कर लेंगे। मैं क्यों सिलेक्ट हुआ था? मेरा एक रीज़न सिलेक्ट होने की ये थी कि मैंने आधे से ज़्यादा काम जो मैंने प्रोजेक्ट के बाद में करना था, वो मैंने पहले ही कर लिया हुआ था, और वो मैंने मेंटोर से पूछ के किया था कि हाँ, आप जो मैं काम कर रहा हूँ ये सही है? उन्होंने कहा सही है, यू कैन कैरी इट ऑन।
तो मैंने आधे से ज़्यादा काम पहले ही कर लिया था, तो देयर इज़ नो रीज़न कि वो मुझे रिजेक्ट करते हैं। अब कोई भी मेंटोर ये नहीं चाहता कि उसके पास कम कंट्रीब्यूटर्स आएँ, बट गूगल ये इस बात पे रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो कुछ 1 या 2 सिर्फ़ कंट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करें, ज़्यादा को सिलेक्ट ना करें, क्योंकि गूगल के पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। सो आपने इस बात पे डिसहार्ट नहीं होना कि आप सिलेक्ट नहीं हुए, इंशाल्लाह आप लोग सिलेक्ट होंगे, लेकिन क्योंकि गूगल के पास लिमिटेड सीट है, इसी वजह से वो सबको सिलेक्ट नहीं करते। द मेन थिंग इज़ कि आपने अपना जो काम है, उसे आपने सही तरह बताना है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो। आपने उसको सही तरह एक्सप्लेन करना है। अगर वो ज़्यादा पेजेज़ ले रहा है, तो उसको कैरी ऑन आप उससे बड़े पेजेज़ पे कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा पेजेज़ नहीं ले रहा, शॉर्ट पेजेज़ ले रहा है, तो आप उसको शॉर्ट पे कर दें। मैं आपके साथ बाद में अपना प्रपोज़ल भी शेयर कर दूँगा। बेसिकली प्रपोज़ल में आपने लिखना क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक हेडिंग्स होती हैं, आप वो हेडिंग दे सकते हैं। तो जो मोस्टली कंपनीज़ होती हैं, उनका बेसिकली एक होता है, डॉक्यूमेंट होता है, प्री बिल्ट टेम्पलेट होता है। आप उसे भी फ़ॉलो कर सकते हैं अगर आपने सक्सीड होना है। ओके, तो हमने बेसिक एक रोड मैप देख लिया कि आपने किस तरह चीज़ें देखनी है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप जाके स्टैक ओवरफ्लो पे देख सकते हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं, आप कंपनी से पूछ सकते हैं। आपने स्किल सीखने हैं, तो आप डिफरेंट मैंने वेबसाइट्स के लिंक भी आपको बता दिए, वहाँ से जाके भी सीख सकते हैं। उसके बाद अगर किसी का अभी तक क्वेश्चन है, तो वो बता दे। लाइक कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, आपने स्किल्स कैसे सीखने हैं, आपने इंटरैक्ट कैसे करना है, आपका अपना पैशन कैसे ढूँढ सकते हैं, जस्ट कैरी ऑन। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में लिख दें या माइक ओपन करके पूछ लें। एनीवन? अगर अभी कोई नहीं पूछेगा तो बाद में मैंने पूछना है फिर क्वेश्चन। स्किल्स कहाँ से सीखने हैं? ओके, सो सबसे पहले स्किल सीखने से पहले आपने स्किल्स आइडेंटिफ़ाई कर ली हैं डिफरेंट कंपनीज़ में जाके कि हाँ, ये प्रोजेक्ट इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। आपने वो टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना शुरू कर दिया, आपको पता लग जाएगा कि आपको ये चीज़ नहीं पता। आपने क्या करना है, आपने उस चीज़ को जाके वेबसाइट्स मैंने बता दी हुई हैं, एक क्लास सेंट्रल वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके लिखेंगे जैसे वेब डेवलपमेंट या कंपाइलर्स, आपको पूरे-पूरे कोर्सेज़ लाके दे देगा डिफरेंट कंपनीज़ के। आप वहाँ से स्किल सीख सकते हैं। अगर आप वहाँ से भी नहीं सीखना तो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ पढ़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। कोई भी चीज़ सिर्फ़ एक गूगल सर्च अवे है सीखने के लिए। आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको उसके बेतहाशा ट्यूटोरियल मिल जाएँगे। आप गूगल पे सर्च करें, आपको ब्लॉग्स मिल जाएँगे। ओके, कैन वी अप्लाई टू मोर देन 1 प्रोजेक्ट्स? हम 3 प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 प्रोजेक्ट्स की लिमिट होती है। लेकिन इसका मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मैक्सिमम 2 पे अप्लाई करें, क्योंकि एज़ अ बिगिनर हम जो सही मैक्सिमम एफर्ट है, वो 2 से ज़्यादा पे लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो आप मैंने इन माय केस मैंने सिर्फ़ एक ही प्रोजेक्ट पे मैंने सही पूरी मेहनत लगाई थी और मैं उसी पे सिलेक्ट हो गया था। लेकिन आप 3 पे अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक इट कैन आंसर योर क्वेश्चन। डेवऑप्स क्या है? बेसिकली डेवऑप्स एक प्रैक्टिसेज़ है, जो कि आप अपने कोड को डेवलपमेंट से उस पे पुश कर सकते हैं क्लाउड पे। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये इससे रेलेवेंट है। ओके, तो हमने प्रपोज़ल देख लिया। इसके बाद मैं कुछ एक बोनस टिप्स Uh, ऐड करता चलूँ। हुँ, हुँ। मेरे मेरा क्वेश्चन है, हाउ वी कैन फिल्टर आउट ऑर्गेनाइजेशन जो कि जीसॉक में अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि राइट नाउ जीसॉक की ऑर्गेनाइजेशंस वाली एप्लीकेशंस आर लाइव। हाँ, सही है, हाँ, तो स्टार्ट हो गई मतलब हैं। गूगल इज राइट नाउ रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन for their यस। platform, and after that they will start recruiting contributors जो कि हुँ, अपना हुँ। कंट्रीब्यूट करेंगे उन ऑर्गेनाइजेशन में। तो हाउ वी कैन फिगर आउट कि यार हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन में मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ एंड दिस विल बी द ऑर्गेनाइजेशन जो कि आएगी ही आएगी। ओके। अब इसमें मैं ये बात बताता चलूँ कि एंड टाइम तक आपको पता नहीं होता कि आपने कौन-सी कंपनी में जाना है। माय केस मेरा भी यही था। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने शॉर्टलिस्ट किस बेस पे करना है, आपने अपने पैशन के बेस पे करना है, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, आप उसमें मैक्सिमम एफर्ट डाल सकेंगे क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है। तो आपके इंटरेस्ट की बेसिस पे लेट्स से जीसॉक में 200 ऑर्गनाइज़ेशंस आती हैं। आप अपने इंटरेस्ट की बेस पे अराउंड 10 टू 15 आप सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब आपने डायरेक्टली अराउंड 100 प्लस आपने कंपनीज़ को रिजेक्ट कर दिया ऑन द बेसिस आपके इंटरेस्ट की नहीं थी। ठीक है? लाइक एक मेजर बेनिफिट ये है कि आप अपने इंटरेस्ट के बेस पे कर लें। उसके बाद आपके पास काफ़ी रह जाती हैं। उसके बाद आप देख लें कि हाँ, मैं इसमें काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकती हूँ। लाइक कुछ ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस होंगी कि जिसमें आप बेसिकली काम नहीं कर सकेंगे। आप उनके प्रपोज़ल पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ पढ़ेंगे, आपको समझ नहीं आएँगे। सो इट्स कंप्लीटली फाइन, आपको समझ नहीं आएँगे। अब आप दूसरी कंपनी के जाकर पढ़ना स्टार्ट कर दें। आपको कुछ
होगा कि एंड में जाके आपको 1-2 कंपनीज़ के आइडिया समझ आने लग जाएँगे। हाँ, कि मैं इस पे काम कर सकता हूँ। तो अब आप क्या करें, आपको लग रहा है कि हाँ, मेरे लिए ये प्रोजेक्ट सही है, मैं इस पे काम कर सकता हूँ। आप उसके लिए उसके जो मेंटर है उससे कम्युनिकेट करें कि हाँ, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ। मुझे बताएँ कि पहले इस पे कोई काम हो चुका हुआ है। अगर आप वो देखें, अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना आप दूसरे प्रोजेक्ट पे चले जाएँ। सो हमारे पास बेसिकली इस साल हमारे पास फ़रवरी मार्च 18 से अप्रैल 2 तक हमारे पास टाइम है। लाइक हमारे पास अराउंड 1 मंथ है। हम उस मंथ में ही अराउंड 200 कंपनीज़ हैं। हमने बस देखना है कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट हमारे इंटरेस्ट के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। और मोस्टली अगर आप सब देखें तो अराउंड 2 टू 3 ही शॉर्ट लिस्ट होती हैं, ठीक है? अब वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएँगी, अब आप उसको दोबारा और शॉर्ट लिस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज कि आपको अभी कितना आता है। आपको अभी कितना आ गया, ठीक है? आपने उसके लिहाज़ से फिर देखना है कि हाँ, अराउंड मैं इन 2 पे काम कर सकता हूँ। अब एट द मैक्स आप 2 पे अप्लाई करें एंड इट टर्न्ड आउट कि अगर आपने सही काम किया होगा तो आप सिलेक्ट हो जाएँगे, वरना आप नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने वो नॉलेज लेना है, तो इट्स माय रिकमेंडेशन कि अगर आप GSOC में दोनों हफ्ता सिलेक्ट नहीं होते, तो आप यू कैन स्टिल कंटिन्यू कंट्रीब्यूटिंग इन दैट ऑर्गनाइजेशन। उससे आपको वही स्किल्स, वही मेंटरशिप मिलेगी जो एक GSOC स्टूडेंट को मिलेगी, लेकिन आप बस मॉनेटरी बेनिफिट और आप उसको लैक करेंगे। आई थिंक इट आंसर्स योर क्वेश्चन। हाउ कैन वी फाइंड प्रोजेक्ट्स? बेसिकली प्रोजेक्ट्स GSOC की वेबसाइट पे लिस्ट होंगे, वहाँ पे डिफरेंट अभी मार्च 18 तक आप GSOC की वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे कंपनीज़ लिस्ट हुई होती है। आप कंपनीज़ को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे कंपनीज़ डिफरेंट प्रपोज़ल्स या प्रोजेक्ट्स लिस्ट किए होते हैं। आप वो प्रोजेक्ट वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आई थिंक इट आंसर्स योर क्वेश्चन फुली, हमज़ा। अ, ओके, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं कुछ बोनस टिप्स हैं वो मैं ऐड करता चलूँ। यस हुसनैन, हुसनैन आपका क्वेश्चन है? ओके, अच्छा अब कुछ बोनस गाइस, टिप्स हैं अगर जो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली चैट बॉक्स में लिख दे। माइक ऑन करके और डिस्ट्रॉशन वगैरह होती है तो इट क्रिएट अ मेस। ओके, आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। लाइक हमने बेसिक वर्कफ्लो देख लिया कि आपने चीज़ें किस तरह सीखनी है, आपने किस तरह इंटरैक्ट करना है, अपने प्रोजेक्ट किस तरह ढूँढने हैं। मैं इसमें एक बोनस टिप ये ऐड करता चलूँ कि जो मैंने भी यूज़ की थी, जो प्रोजेक्ट जितना डिफ़िकल्ट होगा, आपके लिए सेलेक्ट होना उतना आसान होगा। दैट वाज़ अ बोनस टिप जो मैंने यूज़ की थी, क्योंकि उसमें कम लोग आएँगे। फुरकान कैन पार्टिसिपेट एज़ अ डेवऑप्स इंजीनियर? ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में ये मुश्किल होता है क्योंकि वो उनके लिए पहले ही कंपनी के इंटरनली बंदे इस पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन आप डेवऑप्स टूल्स पे काम कर सकते हैं। बेसिकली जो डेवऑप्स के टूल्स हैं, जो लिनक्स हो गया और जो कुबरनेटिस हो गया, आप उस पे काम कर सकते हैं। हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे आपके साथ और ये स्लाइड्स भी शेयर कर देंगे आपके साथ। ओके, अब कुछ बोनस टिप्स हैं जो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एज़ अ पोर्टफोलियो बनाने में बहुत हेल्प करेंगी। ओके, डोंट हेजिटेट टू हेल्प अदर्स। इसे मैं अपनी एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता चलूँ। जब मैं अपने प्रपोज़ल लिख रहा था, तो मेरे साथ एक और इंडियन गाय था, वो भी मेरे वाले ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो उसका और मेरा प्रोजेक्ट सेम था, तो आई गेस हर बंदे के माइंड में आता है कि लाइक इंडियन मेरे से ज़्यादा अच्छा होगा, अगर सिलेक्ट हो गया तो क्या? मेरे दिमाग में भी यही था, लेकिन आई वाज़ लकी इनफ, मैं सिलेक्ट हो गया और वो नहीं हुआ। वो किसी और GSOC कंपनी में अप्लाई करा था, तो वहाँ पे वो सिलेक्ट हो गया। सो आफ्टर GSOC वो बंदा दोबारा आया और वो बंदा दोबारा GCC में काम कर रहा था। सो इट टर्न्ड आउट कि उससे एक मसला सॉल्व नहीं हो रहा था, वो काफ़ी बेसिक सा इश्यू था। लेकिन उससे वो 1 महीना हो गया तो उसे सॉल्व ही नहीं हो रहा था। तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस थी, या तो मैं उसकी हेल्प करता या तो मैं कहता यार इसने मेरे वाले भी अप्लाई किया था, मैंने इसकी हेल्प नहीं करनी। इट टर्न्ड आउट कि मैंने उसकी हेल्प की। सो व्हाट डू यू थिंक कि मेरे उससे हेल्प करने से ज़्यादा बेनिफिट किसका हुआ है? उसका हुआ कि मेरा हुआ? लाइक जस्ट थिंक इन योर माइंड। इन दैट केस मेजर बेनिफिट था वो मेरा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो मेंटोर्स थे, उनको पता लग गया कि ये बंदा सिर्फ़ GSOC के लिए नहीं आया, ये बंदा बाकी कम्युनिटी को पे बैक करना चाहता है। उसका बेनिफिट क्या हुआ
मेरा एक और गाय के साथ, एक इंडियन गाय के साथ मेरा एक रिलेशन बन गया। फ्यूचर में जब भी किसी की ज़रूरत होगी तो मैं उससे पूछ सकता हूँ। तीसरा फ़ायदा क्या होगा कि एक इनर सैटिस्फैक्शन होगी कि हाँ, मैंने एक बंदे को गाइड किया। सो डोंट हेजिटेट टू हेल्प अदर्स। ओपन सोर्स इज़ ऑल अबाउट कोलैबोरेटिंग एंड गिविंग बैक टू द सोसाइटी। ओके, एंड द लास्ट थिंग इज़ जो मैं आज बता चलूँ कि डॉक्यूमेंट योर जर्नी। डॉक्यूमेंट जर्नी का क्या मतलब है कि आप जब भी कोई चीज़ करें, आपको कोई बग आया है, आपको कोई चीज़ नहीं सीखी है, आप उसके बारे में ब्लॉग लिखें। आप उसके बारे में पोस्ट करें कि हाँ, मैंने ये चीज़ किया, ये चीज़ इस तरह हुई है। इसके लिए आप एक ब्लॉग लिख सकते हैं। आप डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, मीडियम हो गया, वहाँ पे जाकर डिफरेंट ब्लॉग लिख सकते हैं। आप लिंक्डइन का आर्टिकल सेक्शन है, तो वहाँ पे जाकर आप डिफरेंट आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा? लेट्स से आप जीसो के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपने अपना पहला दिन स्टार्ट किया कि हाँ, मैं लेट्स से मैं टेंसरफ्लो में काम कर रहा हूँ, बट टेंसरफ्लो में ये फीचर ऐड करना है। आपने पहले दिन आपने ब्लॉग लिखा कि मैंने ये कोड अपनी मशीन पे इस तरह डाउनलोड किया। आपने दूसरे दिन ये कोड लिखा कि ब्लॉग लिखा कि मैंने ये फीचर इस तरह फिक्स किया, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, मैंने ये चीज़ें यूज़ की, मैंने ये टूल्स यूज़ किए, मैंने ये स्किल था, मैंने ये ऐसे सीखा। इट टर्न्ड आउट, खुदा ना खास्ता, कि अगर 20 में सिलेक्ट नहीं होते हैं, आपके पास एक पूरा प्रूफ होगा कि हाँ, मैंने इस कंपनी में कंट्रीब्यूट किया है, मेरे पास ये ब्लॉग्स हैं और आप किसी को अगर दिखा सकते हैं कि हाँ, मैंने इस कंपनी में काम किया है, मैंने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया है, ये प्रूफ है। अगर आप सिलेक्ट नहीं होते जीसॉप में, तो दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपका एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा। पर्सनल ब्रांड किस तरह बिल्ड होगा कि आप कोई भी चीज़, आपको कोई इश्यू आता है, फ्यूचर में हो सकता है वो इश्यू किसी और बंदे को भी आए। बंदा जब सर्च करेगा तो उसको आपका ब्लॉग रेफर होगा, गूगल आपका ब्लॉग रेफर करेगा। सो जो आपका जो चीज़ होगी, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी, क्योंकि लोग आपके ब्लॉग से आके चीज़ें सीख रहे होंगे और आप अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकेंगे। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट लर्निंग के फ़ायदे बहुत हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। द ईज़ीएस्ट वे, आप कोई ना कोई वेबसाइट यूज़ कर लें। मीडियम अच्छी वेबसाइट है, वहाँ जाकर आप डिफरेंट ब्लॉग लिख सकते हैं। लेकिन एज़ अ डेवलपर मैं रिकमेंड करूँगा आप हैशनोड यूज़ करें, क्योंकि थोड़ा डेवलपर फ्रेंडली है। यहाँ पे जाके आप ऑन द गो जाके डिफरेंट ब्लॉग लिख सकते हैं कि हाँ, आज मैंने ये चीज़ सीखी है, ये मैंने इस तरह सीखी है, तो वहाँ डिफरेंट ब्लॉग लिख सकते हैं। इट टर्न्ड आउट कि अगर आप मेरी तरह थोड़े स्केप्टिकल हैं कि हाँ, अगर वो वेबसाइट फ्यूचर में जाके डाउन होगी, तो क्या होगा? अगर आप अपना कोई ब्लॉग रेफर करना चाहते हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग अपना होस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टूल्स हैं। मैंने वही टूल्स यूज़ किए थे, तो उनके लिए आप स्टैटिक साइट जनरेटर यूज़ कर सकते हैं, जेकिल यूज़ कर सकते हैं, ह्यूगो यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली क्या करते हैं आप, एक मार्कडाउन एक लैंग्वेज होती है, जो कि गिटहब में भी यूज़ होती है। वो सिंपल एक टेक्स्ट लैंग्वेज होती है। आप उस सिंपल लैंग्वेज की बेस पे पूरी-पूरी वेबसाइट्स बना सकते हैं। उसके लिए आपको वेब डेवलपमेंट का कोई भी एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप उसे होस्ट कहाँ पे करेंगे? आप उसे गिटहब पेजेज़ में फ्री में होस्ट कर सकते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप गिटहब पेजेज़ में फ्री में होस्ट कर सकते हैं। आप ये स्टैटिक साइट जनरेटर यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपना एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं बाय डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी। सो अब तक मैंने पूरा रोड मैप एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आप चीज़ें सीख सकते हैं, कैसे आप कंपनीज़ को इंटरैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपना प्रपोज़ल लिख सकते हैं। अब तक किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन्स सो फार? Some people are asking about Kubernetes, Docker वगैरह ना. I think companies must be listed from these categories कि यार हाँ हमें Python में चाहिए, हमें Kubernetes में चाहिए. So they can reach out to those companies और उनके प्रोजेक्ट्स में ओपन सोर्स contribution कर सकते हैं. फुरकान, मैं ये बात बताता चलूँ कि कुबरनेटिस का अपना है एक एलएफएक्स मेंटरशिप जाके, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली वहाँ पे कुबरनेटिस ऑफिशियली आती है, वो आपको गाइड करेगी, एलएफएक्स मेंटरशिप, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब इसमें एक बात मैं और ऐड करता चलूँ कि मोस्टली जो कंपनीज़ हैं वो जीसॉक में नहीं आती, क्योंकि उनको ऑफिशियली फंडिंग वगैरह मिल रही होती है। तो आप वहाँ पे जाके भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको बेनिफिट्स वही मिलेंगे, लेकिन आप वही जीसॉक के जो पर्क्स हैं, आप बस आपको बस वो नहीं मिलेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? किसी का कोई भी क्वेश्चन ये किसी भी चीज़ से, तो वो पूछ सकते हैं। एनीवन? Yes, there are questions in chat. हाउ लॉन्ग डू यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोजेक्ट? ओके, द अर्लियर द बेटर। आप जितना पहले कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आप अभी आपके पास टाइम है, आप अभी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हैं।
और बेसिकली इट्स बेनिफिशियल कि अगर आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपके प्रोजेक्ट से पहले आपके कंट्रीब्यूशंस हों। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आपका जो प्रोजेक्ट आप उस पे काम कर रहे हैं, आपने उससे रिलेटेड 1-2 पुल रिक्वेस्ट रेज़ की हुई हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आपने नहीं की हुई, तो दैट्स कंप्लीटली फाइन। मैं अपना प्रपोज़ल शेयर कर दूँगा, डोंट वरी। मैं इधर भी शेयर कर देता हूँ। एनी मोर क्वेश्चंस? फ्रेशर्स के लिए एज़ अ फ्रेशर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक पहले टेक्नोलॉजी देख लें, उसमें आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएँ। वो आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर लें कि आपकी वो इंटरेस्ट किस में है। आपका वो वेब में है, आपको मशीन लर्निंग में है, आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में है। आप पहले उसमें एक्सपर्ट हो जाएँ, उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक हर चीज़ का डाइवर्स ओवरव्यू लें। उससे आपके लिए क्या फ़ायदा होगा, आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा-थोड़ा आइडिया होगा कि हाँ, ये चीज़ें इस तरह काम कर रही हैं। और इसके लिए मैं आपके ही जो टीचर हैं, उनको रिकमेंड करूँगा, डॉक्टर नुमान, उनको रिक्लूज़ कहते हैं, उनकी 1-2 वीडियोज़ हैं, मैंने भी उन्हीं से गाइडेंस ली थी। यू कैन वॉच हिज़ वीडियो। और अगर और इसके अलावा एक और कोर्स मैं रिकमेंड करूँगा, CS50, वो आपको CS की हर फ़ील्ड के साथ बता देगा कि हाँ, ये चीज़ इस तरह काम कर रही है। सो एज़ अ फ्रेशर पहले आप एक स्टैक पकड़ लें, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएँ, आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स बनाएँ। एज़ अ बिगिनर अगर आप देख लें, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट काम कर रहा है, अगर आपको वो रियल लाइफ़ में कोई ना कोई फ़ायदा दे रहा है, तो आप एक प्रोजेक्ट अपने लिए भी बना सकते हैं। और अगर आपको वो प्रोजेक्ट अपने लिए बनाया है, उसे आप गिटहब पे होस्ट कर दें। अगर वो आपका प्रोजेक्ट फ़ायदेमंद होगा, आप दूसरे लोग यूज़ करेंगे, तो आप एक ओपन सोर्स मेंटेनर बन सकते हैं। तो एक स्टैक पकड़ लें और बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करते चलें। लैंग्वेज टू चूज़ इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस एंड ऑन द इंटरेस्ट। रिक्लूज़ प्रोफेसर नमान। और मैं आपका यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर देता हूँ। And the course is CS50. It's from Harvard University. Any more questions? हुसनैन, आपने हैंड रेज़ किया। अस्सलाम वालेकुम माद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। माद भाई, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अब ऑब्वियस बात है कि मार्केट में आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप घंटे हमें ये बता दें कि मार्केट में इन डिमांड आजकल आईटी या फॉर रिलेटेड कौन सी फील्ड ज़्यादा, लाइक फॉर एग्जांपल इन डिमांड में, आया वो एआई है, वेदर दैट्स वेब डिज़ाइनिंग, वेदर दैट्स फ्रंट एंड बैक एंड यूआई यूएक्स, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा इन डिमांड है आजकल? हुसनैन, बेसिकली इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। आप जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा, वही चीज़ इन डिमांड होगी। अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में मोस्टली वेब का जो डिमांड है, और एंड्रॉयड की डिमांड है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, इन माय केस मेरा इंटरेस्ट है कंपाइलर्स में। तो कंपाइलर्स को पाकिस्तान में ऐसे कोई जॉब नहीं होती। मैं अपनी बात बताता चलूँ, मुझे NVIDIA से ऑफ़र आई थी एज़ अ कंपाइलर इंजीनियर, लेकिन मेरे पास इतना वो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं था, इसकी वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा सका। तो इन दैट केस अगर आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसे परस्यू करें, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएँगी। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में मोस्टली वेब का इंटरेस्ट है और डिमांड है, और एंड्रॉयड की डिमांड है। और महत भाई, मैं लाइक अपने जितने भी मेरे सोशल सर्कल में जितने भी आईटी वाले लोग हैं, जितने भी हैं, लाइक मैं उनसे सुनता यही आ रहा हूँ कि आजकल जितने भी फॉरेन में कंपनीज है, दे डोंट केयर अबाउट विच यूनिवर्सिटी यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम, दे डोंट केयर अबाउट योर जीपीएस, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपकी स्किल्स क्या है और आप अपनी स्किल्स पे आपको फर्म ग्रिप है या नहीं। तो इज दिस ट्रू और इज दिस नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? इट्स ट्रू। मैंने मैंने काम किया, तो एज़ सच केस मेरे साथ जितने कंट्रीब्यूटर्स थे, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के थे, और उनकी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी थी, लाइक पाकिस्तान से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी। द थिंग दे लैक, उनको वो काम नहीं आता था जो मुझे आता था। अब दूसरी बात ये है, अगर हम देखें जितने भी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। तो जो मेन जो था बैरियर, वो तो निकल गया हुआ है कि जो एक आईवी लीग की यूनिवर्सिटी का बच्चा है और जो एक आम बच्चा है, एक वो उनके पास सेम कंटेंट है, वो सेम कर सकते हैं। सो दैट्स कंप्लीटली ट्रू।
लाइक वो चीज़ निकल गई हुई है क्योंकि किसी यूनिवर्सिटीज़ को नहीं देखते कि यूनिवर्सिटी किसी टॉप लीग का है, किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का है। आपके पास काम होना चाहिए। अगर आप अपने काम में इंटरेस्ट है, तो काम में आप अच्छे हैं, तो यू विल बी गुड टू गो। So like what you're trying to say is that वो लोग ज़्यादा डिग्री को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते as long as कि आपको काम आता। यस, अगर आपका ओपन सोर्स एक्सपीरियंस है, जी जी। अगर आपने रियल लाइफ में काम किया है, तो आपकी डिग्री को नहीं देखते। लेकिन जी, आपकी thank फर्स्ट you जॉब so में वो much. मैटर करेगा। जी जी, फर्स्ट जॉब में मैटर करेगा वो। यस, ठीक है, थैंक यू महाद भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। फ्री कोड कौन बोला? जब वो फ्री कोड कैंप पे भी है, लेकिन वो बेसिक उसका कोर्स है वो edX पे होस्ट है। मैं उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ, cs50.edx.org। .edx। ओके, अब तो किसी के क्वेश्चन नहीं है तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू गाइस। अगर आप लोगों ने गिट का बेसिक आइडिया लेना तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अगर किसी को नहीं है तो हम यहीं पे सेशन एंड कर सकते हैं क्वेश्चंस के साथ। लाइक यहाँ पे कितने लोगों को गिट और गिटहब का आइडिया है? जस्ट रेज योर हैंड। वन। लाइक काफ़ी लोगों को गिट और गिटहब का आई गेस आइडिया नहीं है, तो मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे दूँ कि बेसिकली गिट बैकएंड पर काम कैसे करते हैं हम उसे समझ लेंगे। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो देखना काफ़ी आसान हो जाएगा। मैं फिर गिट और गिट का बेसिक एक आइडिया दे देता हूँ, उससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो मैं बेसिक गिट और गिटहब का मैं एक एनालॉजी से एक्सप्लेन करूँगा, एक रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगा, उससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। अब बेसिकली गिट को आप ये समझ लें कि वो एक कैमरामैन है एक कमरे में, उस कैमरामैन का काम है कि पिक्चर्स खींचना। गिट भी बेसिकली यही करता है। वो क्या करता है, वो भी एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर में होता है, हमारा भी कोड किसी एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर के अंदर ही होता है ना। वो उस फ़ोल्डर पे जाता है, उस फ़ोल्डर की हर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद पिक्चर लेता रहता है। मतलब एक स्पेसिफिक सेव पॉइंट्स क्रिएट करता रहता है, जैसे कि हम गेम्स में नहीं करते, हम एक चेक पॉइंट या सेव पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। गिट बेसिकली यही करता है, वो एक सेव पॉइंट्स क्रिएट करता रहता है, जिससे उस पूरी प्रोजेक्ट की हिस्ट्री सेव होती रहती है। ओके, सो बेसिकली आप एग्जांपल ले लेते हैं एक कमरे की। उस कमरे में हमने लेट्स से जो गिट है वो एक कैमरामैन है, गिट कैमरामैन है और कैमरामैन ने फोटोज़ लेनी है किसी भी फाइल्स की। तो गिट एक कैमरामैन है, अब उसने फाइल्स की पिक्चर्स लेनी है, ठीक है? और हमारे पास पहला स्टेप इसमें क्या होगा कि हम सबसे पहले जो गिट होगा या जो कैमरामैन होगा उसे हम रूम में लेके आएँगे या हम उसे इनिशियलाइज़ करेंगे। पहला स्टेप होता है हम इनिशियलाइज़ करेंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है, हमने जिन-जिन फाइल्स की पिक्चर्स लेनी है, हम उन्हें स्टेज पे लेके आएँगे, ठीक है? या हम उन्हें ऐड करेंगे स्टेज पे। और तीसरा हमारे पास स्टेप क्या होगा, हम पिक्चर ले लेंगे। अगर आपको ये स्टोरी समझ आ गई है, तो आपको गिट की स्टोरी समझ आ गई होगी, आपको वर्ज़न कंट्रोल की स्टोरी समझ आ गई होगी। अगर आपको ये स्टोरी समझ आ गई, आपके लिए गिट समझना कोई मुश्किल चीज़ की बात नहीं है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ, गिट बेसिकली एक कैमरामैन की तरह, ठीक है? कैमरामैन को सबसे पहले आप इंस्टॉल करेंगे, आप स्टेज पे फाइल्स को ऐड करेंगे, आप उनकी पिक्चर ले लेंगे, ठीक है? अब इसी को हम ट्रांसलेट करते हैं बेसिकली गिट की कमांड्स में। यहाँ पे रूम हमारे पास एक फ़ोल्डर होता है, हम उस फ़ोल्डर के अंदर गिट को इनिशियलाइज़ करते हैं। हम उस रूम के अंदर बेसिकली कैमरामैन को इनिशियलाइज़ करते हैं। उसके बाद हमने बताना है कि हाँ, तुमने इन अपलोड करना है। हम उनको ऐड करेंगे स्टेज पे, स्टेजिंग एरिया में, और हम उनकी पिक्चर ले लेंगे। बस एज़ सिंपल एज़ दैट। बेसिकली ये 3 और 4 कमांड्स होती हैं। तो आपको एक चीज़ समझ आ गई, आपको गिट समझ आ गई, आपको वर्ज़न कंट्रोल समझ आ जाएगा। अब वर्ज़न कंट्रोल बेसिकली उनमें फ़ेमस जो है वो गिट है, हमारे पास मर्क्यूरियल है, हमारे पास फोसिल है। लेकिन एज़ अ बिगिनर आप बस गिट पे काम करें, मोस्टली काम गिट पे होता है, और गिट बेसिकली इज़ द गो टू टूल है फॉर डेवलपर्स। ओके,
हमारे पास मेन ये था कि हमने सबसे पहले इनिशियलाइज करना है। हमारे पास गिट की कमांड है git init, हमारे पास ऐड फाइल, हम git ऐड फाइल नेम और कमिट कर देंगे, यानी सेव पॉइंट क्रिएट कर देंगे git commit। अब बेसिकली हम कमिट के साथ मैसेज स्टोर करवाते हैं हमारे पास, ताकि हिस्ट्री में स्टोर हो कि हमने ये फाइल चेंज की थी, हमने फाइल क्यों चेंज की थी, हम उसके साथ ये हिस्ट्री स्टोर करवाते हैं। और लेट्स से हमने अगर लेट्स से वो फोटोज दूसरों को दिखानी है तो हम उसे किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं। लेट्स से हम उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं। इन आवर केस हम अपने कोड को गिटहब पे पुश करते हैं ताकि उसे दुनिया आके देख सके, तो हम कहते हैं गिट पुश। सिर्फ यही 4 कमांड्स हैं। अगर आपको ये 4 कमांड समझ आ गई तो आपको बेसिकली गिट समझ आ गया। आप सबसे पहले गिट को इनिशियलाइज़ करते हैं, ये आपको एक बार ही करना होता है, क्योंकि कैमरामैन को आप एक बार ही लेके आएँगे अपने कमरे में, तो आप बस उसके बाद फ़ोटोज़ खींचते रहेंगे, आपको तो बार-बार उसको लाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सबसे पहले गिट को इनिशियलाइज़ करेंगे, आप फाइल्स को स्टेजिंग एरिया पे लेके आएँगे कि आपने इन फाइल्स की पिक्चर्स लेनी है, उसके बाद आप सिंपली पिक्चर ले लेंगे या आप उन्हें कमिट कर लेंगे, गिट कमिट -m और मैसेज। तो बेसिकली गिट को मैनेज करने के 2 तरीके होते हैं। आप बिल्कुल कमांड लाइन से मैनेज कर लें या आप डेस्कटॉप से मैनेज कर लें। डेस्कटॉप का मैं रिकमेंड करूँगा, वो बिगिनर्स के लिए बिल्कुल ईज़ी है। आप जाके सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, बटन्स दबाने होते हैं, वो आपके लिए पूरा का पूरा ये सारा काम खुद कर देगा। उसका नाम है गिटहब डेस्कटॉप, आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वर्कफ़्लो समझ आ गया, आपको गिट समझ आ गया होगा। तो मैं आगे बताता हूँ, जब भी आप किसी चीज़ पे काम कर रहे थे तो उनकी इस तरह हिस्ट्रीज़ बनी रहती हैं। यहाँ पर जो आप सर्कल देख रहे हैं वो एक स्पेसिफिक कमिट है। अब हम किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, लेट्स से हमने एक कैलकुलेटर बना रहे हैं सी प्लस प्लस में, तो हम सबसे पहले एक मेन फंक्शन बनाएँगे, हम उस मेन फंक्शन का स्टोर करवा देंगे बाय गिट कमिट -m, यानी हम मैसेज दे रहे हैं, गिट कमिट हमने एक मेन बनाया, वो हिस्ट्री हमारे पास एक सर्कल में स्टोर हो जाएगी कि हाँ, हमने मेन बना लिया। उसके बाद हम फीचर ऐड करेंगे, हम मल्टीपल फीचर ऐड करेंगे। इस तरह हमारी डेवलपमेंट चलती रहती है, इससे गिट का बेसिक वर्कफ्लो होता है। तो ये मैंने गिट को भी एक्सप्लेन कर दिया। एनी मोर क्वेश्चंस? I guess there is no any question. One last question from Hashir Ahmed. Ahmed, Mahad, अगर आप इसको काइंडली आंसर करना चाहो। हाँ जी, हाशिर, बेसिकली जीसीओ का एक प्रोग्राम है, बिगिनर्स को आशना करवाता है ओपन सोर्स वर्ल्ड्स के साथ। अब इसमें डिफरेंट कंपनीज आती हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स लिस्ट डाउन करती हैं और हम जाके उस प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं बाय गिविंग आवर प्रपोजल। हमने ये मीटिंग रिकॉर्ड भी की है, आप उस मीटिंग को भी जाकर दोबारा देख सकते हैं। हम ये स्लाइड आपके साथ शेयर कर देंगे। अच्छा, शुक्रिया। महद आप एक दो स्लाइड्स पीछे जाइएगा जहाँ पर गिटहब का वो टाइटल था, ताकि वी कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। गिटहब का ये वाला? इससे हाँ, दिस वन। ओके, नाइस। मरियम, आप एक्सप्लेन करने का कह रही हैं कि यही नहीं कह नहीं, रही थी बस जो शी नौजवान ने इज कहा सेइंग था? दैट सेम। अच्छा, थैंक यू वेरी मच महद फॉर दिस अमेजिंग एंड फ्रूटफुल वर्कशॉप। आई थिंक काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, मेरी भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नॉलेज साइड जो है काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। एंड ओके, if there is any other question, guys, feel free to leave that question in a chat box. We'll love to answer your queries. आपका अभी क्वेश्चन है, आप अभी पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन बाद में फ्यूचर में होता तब भी हमसे पूछ सकते हैं। Sorry bro, Kahoot का बजट नहीं था। Imad is saying that Kahoot. Imad is basically GDC lead from Seacoast University. Second last slide पे Mahad, can you please shift me? Thank you very much, Hashir. इसके यस, बाद second last बिल्कुल। इट्स अच्छा, ये थैंक्स टू Oh, कम्युनिटी। this one. So thank you very much, guys. Imad from Seacoast University, Mariam from Rifa University,
in Besat from Muhammad Ali Jinnah University, and Teconics. Thank you very much, Mahad. Mahad is actually a founder of this community, Teconics. They are focusing on open source community basically. So if you guys have any question regarding open source या फिर GSOC, भाग जाएं इनके social media accounts पे and you can ask any question. एक हमारी पूरी टीम है, सिर्फ मैं इसका फाउंडर नहीं, हमारे और भी फाउंडर्स हैं Yeah, और yeah. वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। लाइक हमारे पास डाटा साइंस के भी एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास यूआई यूएक्स से भी एक्सपर्ट हैं। तो आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो तो डू कम टू अस। दानिश respond किया जाए. You guys can ask any question. मतलब आप दोबारा repeat कर लो दानिश का question जो भी था. You व्हाट्स can योर ask क्वेश्चन that दानिश? question. अब मुझे पता नहीं कहाँ पर था उसका question. बेसिकली डीएसए इम्पोर्टेंट है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, और उसके बाद अगर सी और सी प्लस प्लस मोस्टली यूज़ होती है, लेकिन उसका जो मोस्टली काम है ना वो डेवलपर्स ने कर लिया हुआ है। तो मोस्टली आप लोग जावा में देख लें या वेब डेवलपमेंट में देख लें, लेकिन पाकिस्तान में रहना है तो आपको वेब और एंड्रॉयड में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऑन द गो जाना है, सो ट्राई टू एक्सप्लोर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। आपको जो सी चीज़ इंटरेस्ट करती है आप उसको फॉलो करें। लाइक मैं इसमें नहीं कहा था ये आपकी अपनी लेगेसी है, इसको आपने लेके चलना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप हार्वर्ड का CS50 कोर्स है वो देखें। वो आपको हर CS की फील्ड बता देगा कि हाँ, ये चीज़ वेब डेवलपमेंट इस तरह होती है, मशीन लर्निंग इस तरह होती है, साइबर सिक्योरिटी इस तरह होती है। उसके बाद जो आपको चीज़ इंटरेस्ट करती है, जो आपको करने में मज़ा आता है, आप उसको देखें। देखिए सी और C++ बेसिक्स है। आपके जितनी भी क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, आपका डेटाबेसेस होंगी, आपका ब्राउज़र्स हो गए, सारे सी और C++ में लिखी हुई हैं। इससे आपकी बेसिक तो कोड मज़बूत होती है। इसके बाद जो ऊपर टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो आप डिफरेंट यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए उसके लिए। एक डीएसए इम्पोर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जॉब के लिए तो मोस्टली ज़रूरत ही है, लेकिन वो आपके बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपके ज़रूर यूज़ होंगे डिफरेंट एप्लीकेशंस बिल्ड करने में। आप इनको अच्छी तरह करें, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप उनसे चीज़ें बिल्ड करें। ट्राई टू पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स, ट्राई टू कोलैबोरेट इन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। अगर कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो आप अपने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बना लें, उससे आप यूज़ कर लें। लाइक अगर हम अपनी बात करें और जो फास्ट से हैं, फास्ट में आई गेस टाइम टेबल बनाने का बड़ा इशू होता है। तो आप टाइम टेबल बनाने की एक वेबसाइट बना लें, आप उसे लोगों के साथ शेयर करें, वो भी ओपन सोर्स होगा। आई थिंक इट Yes, आंसर्स योर this क्वेश्चन। is a very good example by the way, Mahad. एक हमारा तो फ्लेक्स डाउन रहता है, लाइक बनानी चाहिए वेबसाइट। हमारे लिए तो बहुत सारे मसले हैं जिनको हम खुद ही ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करके कर सकते हैं, बट फ्लेक्स अगर ओपन सोर्स हो गया तो फिर मसला हो जाएगा. यस। रायान, आपका क्वेश्चन बहुत ऊपर है, लेट मी सी। He's saying your project was based around Rust. Tell us about it. यस। Did Rust help you getting in? अच्छा, नो, लाइक टू बी ऑनेस्ट मेरे रस्ट में अभी इतना नहीं आता। मैं एज अ बिगिनर हूँ रस्ट लैंग्वेज में। बेसिकली रस्ट की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक मैच्योर हो गई। तो बेसिकली लाइक ये इट्स डीप डाइव इनटू कंपाइलर्स। दो तरह के कंपाइलर होते हैं, एक जीसीसी बेस्ड, एक LLVM बेस्ड। तो जो अभी का जो रस्ट का स्टैंडर्ड कंपाइलर है ना, वो LLVM बेस्ड है। तो मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो उन्होंने स्क्रैच से रस्ट कंपाइलर लिखा है, तो वो जीसीसी का बैकएंड है। तो मैं एक कंपाइलर पे काम कर रहा हूँ, नॉट ऑन रस्ट लैंग्वेज। मेरा काम मोस्टली C++ के जरिए रस्ट का कंपाइलर लिखना था। लाइक रस्ट इज अमेजिंग लैंग्वेज, लाइक हमारा तो काम ही रस्ट पे है। सो लाइक रस्ट ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। रस्ट ऑफिशियली इंटीग्रेट हो गई है लिनक्स कर्नल में। रस्ट का ऑफिशियली इंटीग्रेट है मोजिला का जो फायरफॉक्स है। तो रस्ट इज एवरीवेयर। रस्ट ऐसा ऐसा वेब में भी आ रही है। All right, Imad, if you have any question. I shared everything about Rust compiler, just went over head and like a good bombshell. Like it's a very deep talk. Like compilers की पूरी थ्योरी है। मेरा जो मैं अपना बात कर चलो, मैंने ना रस्ट के कंपाइलर एरर्स पे काम किया था। आज तक जितने भी कंपाइलर्स हैं उनमें सबसे जो एडवांस कंपाइलर है वो रस्ट का है।
लाइक उसके एरर मैसेजेस आपको एग्जैक्ट जाकर बताएंगे कि हाँ आपने ये चीज़ गलत की है। मेरा काम था कि मैंने उन एरर्स को इम्प्रूव करना है। बेसिकली हम एक नया कंपाइलर बना रहे हैं, उसे कहते हैं जीसीसी रस्ट। मेरा काम था मैंने उसके एरर मैसेजेस को इम्प्रूव करना है और उसमें मैंने एक एरर कोड लेके आना है। अगर आपने रस्ट में काम किया है, एक स्पेसिफिक एरर कोड आता है स्पेसिफिक केसेस पे। मेरा काम उस फीचर को जीसीसी रस्ट में लेके आना था। It's a compliment or anything else? Geos. आई थिंक कोई से क्वेश्चन नहीं है। ओके, कोई से क्वेश्चन नहीं है तो हम इसे एंड करते हैं। अगर बाद में किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, सो डू रीच अस, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे इस तरह गाइड करने वाला कोई नहीं था। सो माय मेन गोल वाज कि अब जितने भी न्यू कंट्रीब्यूटर्स हैं उनकी हेल्प की जाए इससे। It's an us moment, by the way. क्या एक भाई, यस हो सकता है इफ यू कैन फॉलो 10,000 ऑल्स रूल। Danish, I think it's not relevant question. Like अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग एंड कर सकते हैं। I think किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू वेरी मच गाइस। आपका इस इवेंट में आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोज हु हैव collaborated for this event, thank you very much. I hope कि हमारे इस कोलैबोरेशन ने किसी न किसी एक बंदे को, कोई ना कोई एक बंदा आप में से क्या कहते हैं अगर कंट्रीब्यूशन करता है और जी सॉक में सेलेक्ट होता है, दैट देन इट विल बी एन इम्पैक्ट। सो फ्रॉम आवर साइड हमारा काम यही था यार, आप लोगों को एक चीज़ के बारे में अवेयर करना। थैंक यू वेरी मच एंड yes, you guys can connect with us on our socials and thank you very much all. इमाद कुछ कह रही है? इमाद ये क्वेश्चन है कि योर कॉम्प्लीमेंट?